गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के मेहमान कमाल के गीतकार समीर अंजान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कमाल का गाना है, जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। मेरे ख्याल से रेडियो का सबसे हाईएस्ट प्लेड गाना है वो। जिस दौर में मैंने फिल्म लिखी थी मैं इतना बिजी था कि देयर वाज द टाइम 110 फिल्म आई वाज डूइंग एट ए टाइम। 110 फिल्म 60 पिक्चर आनंद मिलन और 45-50 पिक्चरें नदीम श्रवण के साथ। आपके हर गाने पर मैं और मेरे जैसे करोड़ों नौजवान अपनी व्यक्तिगत कहानियां सुना सकते हैं। कितने लड़कों ने भाई साहब अपने घर में जूते खाए आपकी वजह से, क्योंकि आपने तो गाना लिख दिया वो जाने जाना। सलमान खान ने फटवाली जीन्स, अब वहाँ फटे कपड़े पहनना वर्जित था और लड़कों ने लेके ब्लेड धर के काट ली जीन्स। अब जीन्स बाप खरीदवाता था इस बिना पर कि 3 साल 4 साल ये पैंट चलेगा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक बड़ा काम आसान कर दिया आपने हमारा। अब किसी लड़की से हमको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आई लव यू। गाड़ी में उसके साथ जाते हैं, गाना लगा देते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से डरता है। तो मेरे गानों ने क्या क्या किया है ये तो जब तुम लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है। मैं कानपुर से हूँ। मैं प्रयाग का हूँ। समीर जी मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ से हूँ, लेकिन मैं ये कानपुर में लड़के बड़े भावुक कहे जाते हैं। नहीं, कानपुर में लड़के भावुक होते हैं क्या? बाकी जगह क्या अच्छा पत्थर दिल होते हैं? 56 साल वाले भी उतना ही आपके गाने गुनगुनाते हैं और मैं 25 की हूँ, मैं भी वैसे ही गुनगुनाती हूँ। मेरा भाई जो कि 18 है वो भी ऐसे ही गुनगुनाता है और मेरा जो नेफ्यू है वो भी आपके गानों पे थिरकता है। वो मात्र 7 महीने का है। देखो एक तो बात है ध्यान रखना कि अभी तुम्हारा भी बेटा होगा वो भी यही गाएगा। साल 2003 में जब आपकी फिल्म आती है तेरे नाम, और उसमें एक गाना था तुमसे मिलना बातें करना, तो मैंने एक लेटर लिखा और उस पर वो गाना लिखा। उसके बाद वो लेटर पहुंचा मेरे पिताजी को और फिर पिताजी ने मारा। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि उस गाने में ऐसा प्रेम मोहब्बत था ही नहीं, तो मारे क्यों गए? तो तुमको लगा कि इसमें रोमांस नहीं, बट पिताजी तुम्हारे रोमांटिक रहे होंगे तो उन्होंने समझ लिया और इसीलिए तो तुम पैदा हुए, वरना तुम पैदा कैसे होते? मुझे आपका लिखा एक मुखड़ा याद आया जो फिल्म में नहीं लिया गया। जुल्फों के साए रुख पे गिराए, शैदाई मेरे दिल को बनाए, शबनम के मोती पल पल पे रोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने। इतना बड़ा गाना बख्शी साहब का, और इसने पिक्चर का टाइटल रख दिया आशिक बनाया। हिमेश को मैंने बोला मेरे भाई प्लीज़ इस पे मत गाना बनवा, नहीं मुश्किल हो जाएगी, मैं उससे बेहतर नहीं लिख पाऊंगा। क्या आपका भी कभी दिल प्रेम में टूटा है? अगर टूटा है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अरे यार ये तो तुमने ऐसा सवाल कर लिया कि एक आदमी डॉक्टर बन गया और तुम्हें पूछो कि आपने कभी कोई दवा देखी है? आपने देखे होंगे कि एआई के जरिए आवाज़ निकाल दी जाती है, आवाज़ बना दी जाती है। आप उसको कैसे देखते हैं एआई को? देखो एआई सब करेगा, एआई के अंदर दिल नहीं है जो धड़केगा। एआई के अंदर वो समीर नहीं है जिसने जिया है, जिसने प्यार किया है। कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे? ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे? ये आज से ठीक 21 बरस पहले की बात है। उत्तर प्रदेश का महान शहर उरई का महान कॉलेज दयानंद वैदिक कॉलेज, शॉर्ट में डीवीसी तब तक इतिहास में अपनी जगह बना चुका था। उसके बारे में किंवदंतियाँ मशहूर हो चुकी थीं कि एक ज़माना था कि चपरासी मैदान में आकर कॉपियाँ और क्वेश्चन पेपर उछाल देता था, लड़के समेटते थे, अपने घर से लिखते थे या लिखवाते थे और बाउंड्री के भीतर फेंक जाते थे। एक ज़माना था जब यहाँ पर कत्ल भी हो जाया करते थे छात्र संघ के चुनाव के लिए। फिर एक ज़माना आया जब लैब की जगह पर पीएसी को, आर्म्ड कांस्टेबलरी को अपना कैंप बनाना पड़ा और संगीनों के साए में कॉलेज चलने लगा। उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज को उठाइए, इस तरह की कितनी ही किंवदंतियां हैं जो आपके कानों से होकर गुजर जाती हैं कि एक नेता था
उसने पुलिस के अधिकारी को तमाचा मार दिया और बड़ा नेता बन गया। लेकिन इस बड़ा नेता बनने के क्रम में उस पर भी लठ टूटा। ये लठ टूटने की कहानियां हैं, ये घंटी बजने और उसके अंतराल के दौरान की पोशीदा मोहब्बतों की कहानियां हैं, क्योंकि कस्बे में हर चीज़ की भनक कुछ ज़्यादा जल्दी लग जाती है। तो देवियों और सज्जनों, इसी कस्बे में आज से 21 साल पहले कुछ नौजवान लड़कों ने ये तय किया कि अब विदाई का वक्त आ गया है। हमें पता था कि हमें आसमान नापना है, कम से कम तब तो हम यही सात्विक भरम पाले बैठे थे। हमें लग रहा था कि किसी भी रोज़ हमारी पीठ पर वो सुनहरे पंख उगाएंगे जो हमें सूरज तक लेकर जाएंगे बिना झुलसाए हुए। एक देर बस है मिट्टी में ज़ोर से एड़ी को धसा कर छलांग लगाने की और उड़ान शुरू हो जाएगी। और हमें लगा कि जाने से पहले हमें अपनी इस मोहब्बत के शहर, अपनी इस मातृभूमि को एक आखिरी प्रणाम करना चाहिए। ये एक कोरस के गायन की तरह था जो 1 हफ्ते से ज़्यादा चला, जिसमें हम उसी दयानंद वैदिक कॉलेज की बाउंड्री पर पांव लटकाकर बैठा करते थे। एक लंबे शारीरिक अभ्यास के बाद, दौड़ कूद में अपना पसीना बहाने के बाद और पिछले 3 बरस के दौरान की अपनी तमाम लंतरानियों को याद करते हुए, और हम निहायत ही बेसुरे स्वर में लेकिन अपनी जानिब दुनिया के सबसे सुरीले नौजवान बनते हुए गाया करते थे, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। कोई तर्क नहीं है इसके पीछे कि कुछ ग्रेजुएशन के लड़के हैं जो पढ़ाई के लिए आगे बाहर जा रहे हैं या नौकरी की तैयारी के लिए, वो भला ये गाना क्यों गाएंगे। लेकिन इस गाने में एक पड़ाव आता है जो आपको महर्षि वाल्मीकि के क्रौंच पक्षी को देखने की शायद याद दिला दे, क्योंकि वहाँ करुणा बरपा होती है, वहाँ पर रुदन फूटता है। जितनी दफ़ा कवि कहता है मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, आपको लगता है कि भले ही आप स्त्री नहीं हैं, भले ही आपने जब तब रोना चुना तब तब आपके पौरुष को धिक्कारा गया, लेकिन कहीं भीतर एक सागर है जो हिलोरे लेता है और प्रकट होने को बाहर है। तब क्या ही पता था कि पंख उगें ना उगें, सूरज तक का सफ़र हो ना हो, लेकिन एक रोज़ किस्मत का धक्का कुछ ऐसा लगेगा कि जिसने इस शानदार गीत को रचा उनसे मुखातिब होने का मौका मिलेगा। पर चीज़ें पहले से पता हों तो लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है। ये दुनिया कौतुक से ही बनी है। कौतुक ना होता तो लालजी क्यों अपने बच्चे से कहते कुछ भी करना मगर मेरे पेशे में ना आना। कौतुक ना होता तो लालजी ये सबक कैसे भूल जाते कि खुद उनके पिता शिव जो बैंक में थे, उनकी तर्ज पर मैंने बेटे से कह तो दिया कि कॉमर्स की पढ़ाई कर लो, पर लालजी भूल गए कि उनके पिता बैंकिंग के कर्मचारी के साथ साथ रामलीला के कलाकार भी थे और गणित के गुणागणित से ज़्यादा, संख्याओं से ज़्यादा उनकी रगों में पद घूमते थे तुलसी बाबा के रचे हुए। याद तो ये भी रखा जा सकता था कि जो लालजी के दादाजी थे राजा राम जी, वो भी शास्त्रों की दम पर ही अपनी ज़मीन हासिल कर पाए थे। पर सारे सबक सही समय पर याद ना आए तो ही अच्छा है, वरना कहानियों में वलय पैदा नहीं होता, मोड़ नहीं आते। मोड़ जो आते हैं तो कैसे नज़ारे दिखाते हैं कि एक अपना नौजवान है, डीएन नगर के एक मकान में किसी को अपने गाने सुना रहा है और उसकी डायरी को नीचे फेंक दिया गया। मोड़ ना आते तो कैसे पता चलता कि एक बड़ी म्यूज़िक कंपनी का मालिक दुत्कारते हुए कह रहा है निहायत ही सड़क छाप लिख के आए हो, ये तो मैं कभी नहीं बनाऊंगा, बंटाधार हो जाएगा। अगर ये वलय ना आते तो कैसे लंदन में टिश्यू पेपर पर वो गाना लिखा जाता जो हम डीवीसी की सड़कों पर, डीवीसी की बाउंड्री पर बैठकर गुनगुनाया करते थे। कैसे महेश भट्ट को एक कागज़ पर लिख कर देना होता कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो ये मेरे करियर की आखिरी फिल्म होगी। हम वी द मिलेनियल्स, हम जो 1980 के बाद पैदा हुए, हम जिन्होंने अपनी शारीरिक बनावट और रसायन शास्त्र के चलते मोहब्बत करना सीखा किशोर वय में 90 के दशक में, हम जो 2000 के दशक में जवान हुए, हमारी रेखें भरपूर हुई, हम जब जब मोहब्बत के तराने गाते हैं तब तब इस कवि के पास, इस गीतकार के पास लौटते हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के मेहमान, दशकों से हमारे हृदय पर अपने लिखे बोलों से राज करने वाले कमाल के गीतकार समीर अंजान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
थैंक यू। ये जो परिचय तुमने दिया, पहले तो मुझे लगा कि तुम मेरा इंटरव्यू कर रहे हो या अपनी कहानी सुनाने के लिए मुझे बैठाए हो यहाँ जी। मगर जब तुम क्लाइमैक्स पे आए तो मुझे समझ में आया कि इतना गहन अध्ययन, इतनी तैयारी आज के दौर में, जहाँ बच्चे इंटरव्यू करने आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता कि मैं गीतकार हूँ कि संगीतकार हूँ। मुझसे सवाल किया जाता है कि जब धुन बनाते वक्त आप किन बातों का ध्यान रखते हो। वहाँ एक किरदार जो इतनी गहरी तैयारी कि मेरे दादा परदादा तक चला गया है आदमी, और वहाँ से निचोड़ के लेके और मेरे तक पहुँचा है कि सर अब आप आइए इस मैदान में, मैं अब आपसे सवाल करूँगा। तो एक तो बस सबसे पहले तुमको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे सारे इंटरव्यू अभी जब तुमने बीच में हनी सिंह का किया, नाना पाटेकर का, वो मैं सब देखता, इसलिए नहीं देखता हूँ कि उनको देखना है, मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि तुम्हारी एक जो ख़ास बात है ना, साहित्य आज तक के इंटरव्यू को आज तक लोग याद करते हैं। तुम्हारा इंटरव्यू जो तुमने किया था उस दिन, मेरे 45 साल के करियर में हज़ारों इंटरव्यू हुए होंगे, मगर बार बार तुम्हारा नाम क्यों आता है उस इंटरव्यू में? जब लोग बोलेंगे कि सर वो लल्लन टॉप का जो आपका इंटरव्यू था वो अनफॉरगेटेबल है, इतना अच्छा इंटरव्यू था। इवन मेरी पत्नी उस दिन सौभाग्य से वहाँ पे थी। तो ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारी कि जिस आदमी से तुम रूबरू हो रहे हो, पहले उसके बारे में जानो तो सही। जब तक जानोगे नहीं उससे सवाल क्या करोगे? और बिना जाने जब सवाल होते हैं तो जवाब भी वैसे ही आते हैं। तो आज मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ। मैं मुंबई से चल के यहाँ तक आया हूँ, केवल आया हूँ इसलिए क्योंकि तुम इंटरव्यू करने वाले हो। थैंक यू सर। हम कोशिश करेंगे कि आपको That's the power of the statue. हम कोशिश करेंगे कि आपके भरोसे का मान रख सकें। जहाँ तक आपके बारे में जानकारी का ज़िक्र है, चेहरा एक होता है, उसके पीछे मेहनत पूरी टीम की होती है। हमारी टीम बहुत शानदार है। यमन, दीप, शताक्षी, ये सारे नौजवान बच्चे हैं जो कई दिनों से आपके जीवन पर लिखी किताबों का अध्ययन कर रहे थे, आपके गानों का। और अभी मैं शूट शुरू होने के पहले पीछे गया तो मैं अपने साथियों से, गौरव ताम्रकार, संदीप सिन्हा, दुष्यंत, सबसे बात कर रहा था। हमने कहा आज सर से बहुत सवाल पूछना है, एक एक गाने पे सवाल पूछना है, क्योंकि हमने मोहब्बत करना और करने से ज़्यादा, क्योंकि वो करने की चीज़ नहीं, वो तो कमबख्त खुद ब खुद दाखिल हो जाती है। महसूसना जब सीखा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आपके हर गाने पर मैं और मेरे जैसे करोड़ों नौजवान अपनी व्यक्तिगत कहानियाँ सुना सकते हैं हर गाने पर, है ना। कि साहब कुछ होता है, रिलीज़ हुई, हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे और जिस मोहल्ले में रहते थे, वीरेंद्र स्वरूप का एक लड़का था, वो लाइन में लग के लाठी खाने की नौबत आ गई। हीर पैलेस में कानपुर में लगी थी, कुछ होता है, टिकट लेके आया और शाम को क्रिकेट के मैदान पे ऐसे घूम रहा था जैसे कोई वो अशोक चक्र और परमवीर चक्र लेके आया हो, है ना। क्या कहें, हाय कुछ होता है। और इसका जो एक और वो गाना है, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, तो अभी भी जब हम लोगों को ऐसा होता है ना, साहब गम भरे गीत सुनने हैं, तो हम तो साहब मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़माने के नहीं हैं, तो हम ये गाना अभी भी वो लूप में बजता है ना। उसके बाद कितने लड़कों ने भाई साहब अपने घर में जूते खाए आपकी वजह से, क्योंकि आपने तो गाना लिख दिया वो जाने जाना। सलमान खान ने फटवा ली जीन्स, अब वहाँ फटे कपड़े पहनना वर्जित था, कतई माना जाता था इस बात को, पर लड़कों ने लेके ब्लेड धर के काट ली जीन्स। अब जीन्स बाप खरीदवाता था इस बिना पर कि 3 साल 4 साल ये पैंट चलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपके हर गाने पर, है ना, हम लोगों को ऐसे दाएं बाएं पानी लेने भेज दिया जाता था। सुपरहिट मुकाबला में गाना आता था जीत का, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। अब समय संस्कारी हो चला था घर वालों की नज़र में, उनको ये नहीं पता था कि MTV रात में भी आता है और FTV भी आता है, तो हम लोगों को दाएं बाएं भेज दिया जाता था कि अभी बाहों में कसमसाने का वक्त नहीं है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम और अपोलोनियस थ्योरम कैसे सिद्ध करनी है वो सीख लो। एवरी सॉन्ग रिटन बाय यू, और ये
चूँकि मेरे पास माइक है, मंच है, तो मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, पर मुझे ये गुमा है कि मैं करोड़ों नौजवानों को जो 80, 90, 2000 के दशक में किशोर वय को पाते हैं, जिन्हें मोहब्बत की शय थोड़ी बहुत समझ में आती है, हम सब ने ये महसूस किया। तो थैंक यू सो मच बेटा। और जैसा तुमने कहा, ऐसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस विषय में जो तुमसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे में किसी कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में मेन चीफ गेस्ट बन के गया था। जब वो ख़त्म हुआ कार्यक्रम तो सारे बच्चे, जैसे आज यहाँ सारे बच्चे, नौजवान बच्चे बैठे हैं, वो सब मुझे घेर लिए। उन्होंने कहा सर आपसे एक बात करनी है। हमने कहा बोलो भाई क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए पहले जब हमको हाई होना होता था ना तो हम ड्रग लेते थे। अभी आशिकी के रिलीज़ के बाद हमको ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल आपका म्यूजिक लगा के लाउड करके गाड़ी में सुनते हैं और हम पहुंच जाते हैं जहां हमको पहुंचना होता है। उस दिन मुझे लगा कि म्यूज़िक क्या क्या करता है। और वहीं कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक बड़ा काम आसान कर दिया आपने हमारा। अब किसी लड़की से हमको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती आई लव यू। गाड़ी में उसके साथ जाते हैं, गाना लगा देते हैं कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से डरता है। तो मेरे गानों ने क्या क्या किया है ये तो जब तुम लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है। अब लोगों का ये आरोप ये भी है कि सर ये जो आप लिखते हैं तो क्या आपने खुद भी सब ये सब किया है। अब इसका जवाब मेरे पास कोई होता नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हम गाने तो कहानियों के लिए लिखते हैं, किरदारों के लिए लिखते हैं। हम कभी कूली बन जाते हैं, कभी शायर बन जाते हैं, कभी टपोरी बन जाएंगे, कभी मवाली बन जाएंगे। तो हमको तो बहुत से रंगों में रंगना पड़ता है। नहीं, पर सर एक बात और है, मुखौटे कितने भी हों पर वो लगाने चेहरे पर ही पड़ते हैं। डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को, और ये श्रोताओं शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों हमसे कुछ नौजवान मिलने आए और उन्होंने कहा कि जो दृष्टि बाधित हैं वो भी आपका कार्यक्रम सुनते हैं। तो एक तो उन्होंने कहा, और मैं उस पर अमल कर रहा हूं, कि जब भी आपके मेहमान आए तो आप उनकी कदकाठी के बारे में भी बताएं कि उन्होंने क्या कपड़े पहन रखे हैं। जैसे ब्लू से कलर का पैंट पहन रखा है, हाफ जैकेट, नेहरू जैकेट, मोदी जैकेट, जिसकी जैसी श्रद्धा मान ले, फुल कमीज़ पहन रखी है, पुखराज वाली एक अंगूठी है, एक एप्पल की वॉच पहन रखी है, चश्मा लगा रखा है, खूबसूरत सी फ्रेंच कट दाढ़ी है और बाल सुलभ मुस्कान है और पाँव में स्पोर्ट शूज़ हैं। जी, तो हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं वो सबसे पहले वो 3 सवाल जानना चाहेंगे जो आपके पिता ने आपसे पूछे। यहाँ क्यों आए हो, जन्नत की हकीकत क्या है, और एक आखिरी शर्त क्या है। ज़रा वो सवाल बताइए साहब। देखो, जैसा तुमने कहा कि पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में आऊं और मैं गीतकार बनूं। अनजान साहब, महान गीतकार, मशहूर गीतकार। तो अब उनके आदेश की अवहेलना की थी मैंने। उन्होंने मुझे कॉमर्स पढ़ाया, मैंने BHU से, बनारस यूनिवर्सिटी से M.Com किया, उसके बाद बैंक में नौकरी की, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद मैं आ गया और 1 साल तक मैं गुमशुदा ज़िंदगी जी रहा था। उनको पता भी नहीं था कि मैं उस शहर में हूँ। खैर कहीं से जब पता चला तो बुलावा आया कि आ जाओ। इतना अबोला था, पर उनको कैसे नहीं पता कि आप, या आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही जाके मिलने की? नहीं, मेरी ज़रूरत कि मैं घर उनसे, से कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं कि? नहीं, तो वही चिट्ठी जब गई, माँ ने जब खत लिखा कि मेरा बेटा 1 साल से मुंबई में है, आपने उसकी कभी खोज खबर नहीं ली, कभी तो मिलिए उससे। तब उन्होंने मेरे किसी रिश्तेदार से बात करके पता करवाया कि मैं हूँ कहाँ पे, और वो रिश्तेदार मुझे लेके गए। और वो आज भी जब मैं वो लिंकिंग रोड से गुज़रता हूँ ना, तो वो एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, पाम्पोस नाम था उसका, अभी भी वो है, बहुत छोटा उसका आकार हो गया है। और वो महबूब से कोई गाने की रिकॉर्डिंग करके लौटे थे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, भाई रिश्तेदार से मिले, हेलो हाय हुई। उसके बाद बोले अब आप जाइए, मुझे इनसे एकांत में कुछ बात करनी है। अब जैसे तुम बैठे हो वैसे वो बैठ गए, मैं ऐसे बैठ गया, और मैं संघर्ष
की आग में पूरी तरह से जला हुआ था, क्योंकि उस दिन मुझे याद है वो जो शर्ट मैंने पहनी थी वो मुंबई के फुटपाथ से ली हुई शर्ट थी 10 रुपए की, और वो देख के उनको अंदाज़ा लग गया कि ये बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा है। वो मेरे पिता जो बहुत ही महान, जिनको मतलब मैं अगर बताऊं कि हम कम से कम 10 जन्म लेके भी लिखेंगे तो वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है हमारे लिए, और बहुत बड़े फिलासफर भी थे वो देखते ही आईने में मुझे उतार लिए कि ये किस दौर से गुज़र रहा है और ये क्या सोच रहा है। खैर, उन्होंने पहला सवाल मुझसे पूछा कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम मुंबई मत आओ, मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ आए, चलो अब तुम बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, तुमको अपने फ़ैसले लेने की आज़ादी है। अब मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछूंगा, उनके जवाब तुम्हें देने होंगे, और अगर तुमने सही जवाब दे दिया तब तो मैं तुमको अपने पास रखूँगा, वरना ज़िंदगी तुम्हारी है, संघर्ष तुम्हारा है, फ़ैसला तुम्हारा है, मैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा। और मैं ये सोच के गया था क्योंकि मैं नाराज़ बहुत था, क्योंकि कई रातें मैं भूखे सोया हुआ था, क्योंकि खाने के लिए पैसा नहीं था। तो मैं इस आक्रोश में था कि आज ये जो भी पूछेंगे 2 टूक जवाब दूंगा। अब मैं इम्तहान देने बैठ गया। पहला सवाल ही ऐसा आया कि मेरी पूरी सोच उलट पलट गई कि यार इस मौजू पे ये सवाल करने का क्या मतलब है। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया था। मैं 2 मिनट का पॉज था मेरा कि यार अब ये सवाल यहाँ क्यों पूछ रहे हैं। मैंने बोला हाँ किया था। तो उनका चेहरा जरा और तमतमाया और उन्होंने पूछा क्यों प्यार किया था। तो मुझे लगा कि शायद इनको गुस्सा होगा कि यार तुम पढ़ाई लिखाई की तुम्हारी उम्र थी कि तुम प्यार कर रहे थे जब पढ़ना लिखना था। तो मैंने कहा पापा जब कोई प्यार करता है तो कुछ सोच के नहीं करता, कर लिया हो गया। अच्छा अब तुम मुझसे पूछो कि मैंने तुमसे ये सवाल क्यों पूछा। अच्छा मैं क्यूरियस था बहुत कि ये सवाल इन्होंने पूछा क्यों। अब देखो जवाब जो था बेटा ये है मेरे पिता का जवाब, जो मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि एक आदमी यहाँ से जाके सवाल किया होगा। बोले मैं देखो बेटा इसलिए पूछा मैंने ये सवाल कि जहाँ तुम आए हो ना, ये जो मुंबई शहर है और एक ख़ास तौर से जो फिल्म नगरी है, ये एक लड़की की तरह है, एक महबूबा की तरह है। ये बावफ़ा भी हो सकती है और बेवफ़ा भी हो सकती है। मैं ये परखना चाहता था कि तुम सच्चे आशिक हो कि भगोड़े आशिक हो, क्योंकि जो सच्चा आशिक होता है वो सोच के प्यार नहीं करता। जहाँ प्यार में सोच आई बस समझ लो कि वहाँ धंधा शुरू हो गया, वहाँ पे कहानी में कोई और ट्विस्ट है। तो कब ये बात तुमने प्रूव कर दी कि नहीं हो तो तुम सच्चे आशिक, तो तुम भागोगे नहीं, इस बात की तुमने मुझे गारंटी दे दी है। चलो भाई अच्छा क्या सोच के आए हो कि ये जन्नत है, यहाँ हूरें होंगी, परियाँ होंगी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत हीरोइनें होंगी और तुम आनंद बख्शी, साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र बन जाओगे, लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेंगे, तुम्हारे साथ फ़ोटो करवाएंगे। मैंने बोला हाँ सोच के तो यही आया हूँ, मगर एक चीज़ तुमने नहीं सोची बेटा कि जन्नत पाने के लिए एक काम करना पड़ता है जो तुमको पता नहीं है। मैंने बोला क्या? बोले मरना पड़ता है। जन्नत ऐसे तो मिलेगी नहीं, तो मरने के लिए तैयार हो। वहाँ मैं रुक गया ज़रा, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो मुश्किल है यार, ये तो मुश्किल में डाल रहे हैं मुझे। फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, मरना है तो मरना है, क्योंकि आग तो थी वैसी की वैसी। और आखिरी सवाल ये था कि अब से तुम मेरे साथ रहोगे और 1 साल तुम कुछ लिखोगे नहीं। अब मैं तुमको बताऊंगा कि जो तुम लिख रहे थे और जो यहाँ लिखा जाता है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वो दुनिया है जहाँ तुम कुछ नहीं लिख सकते हो, तुम वो लिखोगे जो एक कहानी लिखवाएगी, जो एक किरदार लिखवाएगा बेटा। तो पहले तो समझो मेरे साथ कि यहाँ की लैंग्वेज अलग होती है। जैसे डॉक्टर बात कर रहे होंगे तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है, इंजीनियर बात करेगा उसकी लैंग्वेज अलग होगी।
एक किसान बात करेगा, उसकी लैंग्वेज अलग होगी। तो पहले यहाँ की भाषा समझो, यहाँ के तौर तरीके समझो, यहाँ समझो ट्यून पे गाना कैसे लिखा जाता है, कैसे किरदार में ढला जाता है, कैसे उस सिचुएशन को ग्रैब किया जाता है। एक डायरेक्टर जिसके साथ तुम काम करते हो, उसकी पूरी आपको डायग्नोसिस उसका करना पड़ता है कि ये डेविड धवन है, ये आदित्य चोपड़ा है, ये करण जौहर है। जब तक ये नहीं समझोगे तुम कभी इनके लिए गाना नहीं लिख पाओगे। देखिए, आपने ये कहा तो मुझे आपका लिखा एक मुखड़ा याद आया जो फिल्म में नहीं लिया गया, क्योंकि बात समझ की आ गई है। जुल्फ़ों के साए रुख पे गिराए, शैदाई मेरे दिल को बनाए, शबनम के मोती पल पल पिरोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। ये भी कमाल का इंसिडेंट था जब ये, चूँकि ये फिल्म पहले जावेद साहब लिख रहे थे जी। कुछ होता, उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उनको शायद फिल्म का टाइटल पसंद नहीं था, और करण जौहर से उन्होंने कहा भाई तुम टाइटल चेंज कर दो तो मैं लिखूंगा, तुम्हारी कहानी अच्छी है मगर ये टाइटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर उसके बाद मेरे पास बुलावा आया, और जब मैंने लिखा और वो गाना लिख के लेके गया जो तुम अभी मुखड़ा जो सुना रहे हो, क्योंकि मुझे लगा कि ये जावेद साहब के पास गई है फिल्म, तो थोड़ी सी शेर व शायरी में थोड़ी गहरी करूं तो शायद करण जौहर इम्प्रेस हो जाएगा बहुत मुझसे। और जैसे ये मुखड़ा मैंने सुनाया, वो नाराज़ हो गया एकदम, रिएक्शन एकदम उल्टा आया कि सर मैंने आपको तो इसलिए बुलाया कि आप यंग हो, मुझे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की कहानी है, मुझे वो स्टाइल चाहिए जो आप लिखते हो, एकदम सिंपल, मुझे इसमें कुछ शायरी वारी चाहिए। शैदाई और हरजाई मत करिए, सदाई और रजाई मत लाइए। खैर फिर मैं जब दूसरे अटैम्प्ट में गया और फिर मैंने वो लिखा, तुम पास आए यूँ मुस्कुराए तुमने न जाने, फिर भी मेरे अंदर कोई न कोई कुलबुलाहट थी। मैंने उसको फिर कहा कि करण ये बहुत सिंपल लग रहा है, ऐसा तो नहीं हो कि यार लोगों को लगा क्या गाना लिख दिया मैंने। उन्होंने बोला सर आप बिल्कुल मत कुछ करिए, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है, अब इसको गुड बेटर बेस्ट करने के चक्कर में इसको ख़राब मत करिए। तो वो हादसा हुआ जिसकी वजह से वो लाइन जो तुमने सुनाई, वो मुखड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया मुझे मालूम नहीं, तब वो मुखड़ा मैंने लिखा था जो पहली बार जो लिखा था। जी, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ सर आप दर्शकों को बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ट्यून, सिचुएशन, फिल्म की सिचुएशन, गाने की सिचुएशन, और ट्यून के उस ध्वनि के हिसाब से मुनाफिक शब्दों को खोजना, क्योंकि कई लोग इससे वाकिफ़ नहीं है। साहब प्रोड्यूसर ने कहा कि फिल्म का नाम होगा सोल्जर, अब सोल्जर पे आपको लिखना है टाइटल सॉन्ग यानी कि वो शब्द आना है। अब शब्द अगर हो तेरे नाम, तो आप कह सकते हो अब तेरे नाम हमने लिया है जीवन, अपने किया है जीवन अपना सारा सनम, या देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। फिर भी रिलेटिवली इजी है, इजी तो नहीं होता है कुछ भी लिखना। अब सोल्जर को आप कैसे लाओ वो हिंदी के मीटर में, सुनने वाला कह सकता है कि साहब कितना सरल गाना है, हालांकि हम सबको याद है कि सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस समझाइए ताकि दर्शक और जागरूक हो सके। होता क्या बेटा, जैसे सोल्जर ये एक ऐसा टाइटल है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि सवाल सोल्जर पे लिखना होता तो मुझे चैलेंज नहीं था, सवाल ये था कि सोल्जर पे रोमांटिक गाना लिखना है। अब भाई वो टाइटल सोल्जर है, उस पर मैं रोमांटिक गाना क्या लिखूं। जैसे सांवरिया जब मैं लिख रहा था संजय लीला बंसाली की, तो उन्होंने बोला कि सर आपको मैं एक चैलेंज देता हूं कि आप, क्योंकि ये फेमिनाइन वर्ड है सांवरिया, तो लड़का कैसे सांवरिया गाएगा, आप एक गाना ऐसा लिखिए कि वो सांवरिया लड़का गाए। और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो गाना अब चला भी था उस पिक्चर का। तो जब इस तरह के चैलेंजेज आते हैं, और मुझे याद है सोल्जर गाना बना कैसे, अब हम तकलीफ में आ गए, मैं और आप जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे, टाइटल सॉन्ग की बात कर रहे हैं, सांवरिया की बात कर रहे हैं। तो जब सोल्जर पे ये आया चैलेंज कि इस पे रोमांटिक गाना लिखना है, तो अन्नू मलिक और मैं, हम लोग जा रहे थे लोनावाला में, सिटिंग थी। अब्बास मस्तान ने कहा कि हम वहीं सिटिंग करेंगे, उनकी काफ़ी फिल्मों की सिटिंग हम लोगों ने आउट ऑफ बॉम्बे जाके किया। तो गाड़ी में जा रहे थे, अब मैं परेशान कि इस पर मैं लिखूं क्या।
तो मैंने बोला एक काम करो, भूल जाओ, थॉट वाट जो आएगा वो आएगा, पहले ये सोल्जर का काफिया ढूंढो। तो उसका काफिया मिले नहीं, बड़ी मुश्किल से बोल कर मिला। तो हमने बोला भाई एक काफिये से कैसे गाना बनेगा। फिर अनु, जैसे ही मैंने बोलकर बोला तो अनु ट्यून बनाना शुरू कर दिया। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, फिर अब आगे दिल को चुरा ले गया। फिर वो लाइन बड़ी मुश्किल से आई कि आगे पीछे डोल कर, वो टुकड़ा जैसे ही मेरे दिमाग में आया मैंने बोला अब ये गाना बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी जब आप जाते हैं ना, तो कितने चैलेंज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमने एक जिक्र छेड़ दिया है तो इस तरह जी, हर दिल जो प्यार करेगा, अब वो इतना मशहूर गाना, हर दिल जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में, राज कपूर का गाना। अब उसने टाइटल रख दिया, ये संगम का है, हाँ ये संगम में था ये गाना। हाँ, ये हर दिल जो प्यार करेगा संगम वो का गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचान। अब साजिद नाडियाड वाला ने नाम रख दिया पिक्चर का, हर दिल जो प्यार करेगा। अब मैं इस मुश्किल में कि इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा। शैलेंद्र ने इतनी कमाल की बात लिख दी थी। तब देखो लिखने के तरीके कैसे होते हैं। मैंने बहुत उससे रिक्वेस्ट की कि यार साजिद ये तुम टाइटल गाना मत लिखो, बाकी जो गाने हैं मैं लिख देता हूँ बट टाइटल गाना मत लिखो। नहीं यार ये तो चाहिए ही चाहिए, फिल्म का इतना रोमांटिक टाइटल है, वो गाना तो चाहिए। तो मैं जीने लगा कि लिखा लाइन क्या है। कहता है कि हर दिल जो प्यार करेगा। तो मैं खुद से सवाल करने लगा। मैं रात को लेटा हुआ था तो मैंने बोला कि यार ये लाइन है कि हर दिल जो प्यार करेगा, तो क्या, अब खुद से सवाल कर रहा हूँ, खुद से जवाब मांग रहा हूँ कि बोल भाई क्या होगा। तब उसमें से वो लाइन आई कि उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तो अब देखो कहाँ से गाना बनता है, ये प्रक्रिया किसी को पता नहीं होती, क्योंकि बच्चे या बाहर के लोग सुन लेते हैं, उनको लगा तो आसानी से गाना बन गया। कम से कम 15 दिन मुझे लगा इस लाइन को ढूंढने के लिए कि ये मेरी उलझन का इलाज क्या होगा। फिर एक और आया चैलेंज मेरे सामने, आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। इतना बड़ा गाना बख्शी साहब का, और इसने पिक्चर का टाइटल रख दिया आशिक बनाया। हिमेश को मैंने बोला मेरे भाई प्लीज़ इस पे मत गाना बनवा, नहीं मुश्किल हो जाएगी, मैं उससे बेहतर नहीं लिख पाऊँगा। उसने बोला सर आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं ऐसी ट्यून बनाऊँगा और ऐसी जगह ये आशिक बनाया आपने लेके आऊँगा ना कि दुनिया में कोई आपसे कभी पूछेगा भी नहीं कि यार ये आपने उस गाने के जवाब में क्या लिख दिया है, क्योंकि मैं वो पूरा माहौल ही चेंज कर देता हूँ। और तुमने वो गाना सुना होगा, आशिक बनाया आपने, तो उसका इस गाने से कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन कई बार फंसती है, तो हम कैसे निकलते हैं उससे बच बच के, ये उस सिचुएशन में जाने के बाद ही पता चलता है। इंटरेस्टिंग। कई लोग ये कहते हैं कि साहब समीर साहब ने बहुत लोकप्रिय गाने तो लिखे, कर्णप्रिय धुनें, लोकप्रिय गाने, कविता नहीं है उन गानों में बड़ी खूबसूरत। मैं अभी इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो देवदास का आपका गाना है मोरे पिया, आपकी इजाज़त हो तो मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ दूँ। हाँ बिल्कुल। आसमान की बाहों में चांद अकेला ठहरा था, रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था, रुंझुन रुंझुन हवा का झोंका उजली उजली रात, तारों की डोली में आई झिलमिलाते जुगनू की बारात, सबके होंठों पे ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे पड़ी ढफली पर थाप, और ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी, जाने कहाँ से रास रचाने आया छैला गिरधारी। इट्स अ ब्यूटीफुल पोइट्री। क्या होता है ना रटा, देखो वो लोग इस तरह की बात कर, मैं हमेशा बोलता, इवन बख्शी साहब ने लिख ही दिया गाना, मैं शायर तो नहीं। भाई मुझे शायर बनाने पे क्यों आमादा हो यार, मैं नहीं हूँ शायर, मैं एक आम आदमी जो रास्ते पे चलता हुआ आदमी है उसका एक गीतकार हूँ। मैं कुछ नहीं लिखता, केवल उसके दिल की बात लिखता हूँ। मैं हमेशा, मैं इसीलिए हम इंडस्ट्री में मेरे आने का मकसद यही था
कि मुझे लिटरेचर नहीं लिखना था, मुझे वो लिखना था जो एक ऑटो चलाते हुए आदमी गाते हुए गुजर जाए तो मैं समझ लूँ कि मेरी शायरी जो है सबसे बड़ी शायरी यही है। और सवाल ये भी है बेटा कि शायरी की डेफिनेशन क्या है, शायरी क्या है? शायरी वो है जो आप लिखो और किसी की समझ में नहीं आए। असली शायरी तो वो है जो कॉमन आदमी जिसको गाए। आवाम जो है ना, ये जो जनता बैठी है ना, ये जो बच्चे बैठे हैं, ये सबसे बड़े जज हैं। इन्होंने जिस चीज़ को ग्रीन सिग्नल दे दिया ना, आप समझो सबसे बड़ी शायरी वही है। आप गालिब से लेके मीर से लेके जौक से लेके आप सब देखो, जब उनके जो सबसे आसान शेर हैं ना, वही आज तक लोगों को याद है। तो हमारी तो कोशिश शुरू से, मैं तो आनंद बख्शी का मुरीद रहा। मैंने तो ज़िंदगी में पहला गाना जब वो सुना जहाँ से मेरे लिखने की तलब बढ़ी कि ABCD छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी, राजा जानी, ख़त्म हो गई बात। मेरे लिए सबसे बड़ी शायरी यही थी। तो मैं लोग मुझे बार बार ये कि आपके गानों में पोइट्री, अरे भाई पोइट्री क्या होती है? पहले पोइट्री की डेफिनेशन बताओ मुझे। पोइट्री जिसको तुम कहते हो कि ये लिटरेचर है, ये शायरी है, तुम्हारी सोच के हिसाब से होगा। मेरी शायरी वो है जो आवाम गाती है। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल से। और मैं जब खुद थिएटर में जाके बैठ के जब बच्चों को थिएटर में रोते हुए देखता हूँ ना, तब मेरे दिल को जो तसल्ली होती है कि एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार कर जीता था, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जब उस पर रोते हैं लोग ना, तब मुझे लगता है कि मेरी शायरी सार्थक ये हुई है। ये मैं चाह रहा था कि बात ये मेरी नहीं करता, मैं उनके दिल को टटोलता हूँ, क्योंकि किरदार वहाँ वो जी रहा है। तो मेरी सबसे बड़ी शायरी यही है और मेरी सबसे बड़ी जीत यही है। जी, आप ये कह रहे हैं और मुझे रंग फिल्म का गाना याद आ रहा है। और ये फिल्म बड़ी ख़ास है हम सबकी स्मृति में, क्योंकि ये फिल्म आई और इसके कुछ वक्त के बाद दिव्या भारती का निधन हो गया। उसके पहले दीवाना आई थी, शोला और शबनम आई थी, जो उनकी फेट फिल्में हैं। तो वो रंग फिल्म में सुंदर से भारती परिधान में, और जो दिव्या भारती की आखिरी तस्वीर रिलीज़ हुई उसमें भी वो लाल जोड़े में है। और वो कितना खूबसूरत वो गाना है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो बेटा ये जो तुम जागी जागी सोऊं सोई सोई जागूं, मिलने की तुझसे दुआएं मांगूं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम सबको ये गाने अनायास याद हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हमने इनकी किताबें पढ़ी और वो इतनी बार वो कान में हाँ। और वो इसलिए याद है क्योंकि वो जज्बा कहीं है तुम्हारे अंदर। जी बिल्कुल। हर नौजवान दिल के अंदर वो जो दिल है ना, वो धड़कता भी है। वो कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है कि रख दिया गया है ऐसे ही। तो भाई मैं तो बोलता हूँ, जब मैं शैलेंद्र की बात करता हूँ, जिनको आप लेजेंडरी बोलते हो, साहिर की बात करता हूँ, शैलेंद्र का जो गाना तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, वो इसमें कौन सी भाई, कितनी सिंप्लिसिटी से वो आदमी अपनी बात कहता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, इसमें क्या तूफान खड़ा हो गया भाई। इसमें ऐसा क्या है कि जो आपको लगता है बहुत बड़ी सीधी सी बात ना मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। तो अब उस वक्त किरदार ऐसे होते थे, कहानियाँ ऐसी बनती थी। तो वो हम जब आए तो वो नौजवानों का वक्त था, 90s जब जहाँ से मेरी एंट्री शुरू हुई, वो मैं जो जी के आया था, जो जवानी जो मैंने जी थी अपने कॉलेज में, स्कूल में, जो कुछ हम लोगों ने किया, आशिकी जब आई तो वो सारा जो अंदर का था वो सब बाहर आया। अब बाहर आया और फिर सब लोग कहीं ना कहीं उससे आइडेंटिफाई करने लगे। उनको लगने लगा, जब मैं आया तब मजरू साहब भी थे, बख्शी साहब भी थे, मेरे खुद के स्वर्गीय पिता अनजान भी थे, इंदिवर भी। उनके बीच से तुम देखो, मैं बोलता हूँ 80 से लेके आज तक भी मैं अगर कहूँ तो ये जाती नहीं होगी, उस सर्कल के अंदर जितना काम बख्शी ने किया या मजरू साहब ने किया, इन लोगों ने किया, उस सर्कल में आज तक कोई दूसरा गीतकार मेरे सिवा पहुंचा नहीं। कोई तो वजह होगी, ऐसा तो नहीं है हज़ारों लोग आए,
45 साल के मेरे करियर में ऐसा तो नहीं था कि मैं अकेले ही आया था। 80s में जब मैंने शुरू एंट्री ली तो मेरे साथ कम से कम 50 राइटर तो थे, 60-70 राइटर। वो कहाँ गए, क्यों नहीं आए बाहर? कोई तो वजह रही होगी ना। ऐसा तो नहीं था कि उनको लिखना नहीं आता था, उन्होंने भी कुछ हिट गाने लिखे गए। मगर क्या होता है ना, वो जो शेर है ना कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है प्यारे। सवाल इसका नहीं है कि आप एक मकाम तक पहुंच गए तो बहुत खुश हो गए, ये नहीं 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 नहीं। पहुंचना तो ठीक है, एक जद्दोजहद होती है, आदमी पहुंच जाता है। ठहरे कितनी देर, आप ये ललन टाप चला रहे हो, ये कितने साल से चल रहा है, ये आपकी काबिलियत है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मजाक से चल रहा है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें लगी हैं भाई, बहुत सारी जद्दोजहद है, तब जाके यहाँ तक ये शो चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि शायरी और ये जो बकवास लोग करते हैं ना, अब अगर तुमको 40 साल पुराना गाना आज तक उसके वर्ड्स याद हैं तो यही उसका सबसे बड़ा असर है। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार तो ऐ दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर। हाँ? क्या कमाल का गाना है। ज़रा ज़रा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। तुमने एक ऐसी पिक्चर का जिक्र कर दिया है, स्टेडियम, मेरे ख्याल से रेडियो का सबसे हाईएस्ट प्लेड गाना है वो, रहना ज़रा है ज़रा तेरे महकता दिल में। है। जी जी बहुत। मैं तुमको बताऊं, ये किसी को यकीन नहीं होगा, ये पूरी पिक्चर रहना है तेरे दिल में जिस दौर में मैंने फिल्म लिखी थी, मैं इतना बिजी था कि देयर वाज द टाइम 110 फिल्म आई वाज डूइंग एट ए टाइम। 110 फिल्म, 60 पिक्चर आनंद मिलन और 45-50 पिक्चरें नदीम श्रवण के साथ। और मैं सुबह मेरे ख्याल से 10 साल में केवल 3 से 3.5 घंटा सोया हूँ बस। मैं नींद में भी होता था ना तो मेरे मुखड़े मुझे दिमाग में आते थे। मैं चल भी रहा हूँ, कोई ऐसा गाना रहा कि आप नींद से उठे और आपको कुछ ध्यान आ गया? एक दो नहीं, कम जैसे? मतलब कई बार तो बीवी बिस्तर से उठ के चली गई कि आप यही करते रहो रात भर। आपके पास सोने का कोई मकसद नहीं है, आप हमारी भी नींद खराब करोगे, आपकी तो खराब हो चुकी है, आपका तो कोई इलाज नहीं है। मैं रात को सोए सोए, अभी वाइफ बगल में सोई है, अब मैं लिखूं तो कैसे लिखूं? अच्छा, अब धीरे से मैं मोबाइल की लाइट ऑन करता था और उस पर पेपर पे लिख लूं। कई बार मोबाइल पे नोट्स पे लिख लेता था, कई बार कुछ पेपर। अच्छा, मेरा ऐसा है कि जब वो फ्लैश आया और अगर मैंने लिखा नहीं तो गया। कोई उदाहरण बता सकते हैं? बहुत, अब वो मुझे मुखड़े याद ही नहीं है तो मैं तुमको कैसे याद दिलाऊं। बहुत खूबसूरत लाइन सूझी, मगर हमारे डर के 11 बजे फिर उठेगी, फिर चिल्लाएगी मेरे ऊपर, तो बेहतर है कि जाने दो, अभी आया गया जाने दो। तो कितने मुखड़े। अच्छा, चलते चलते अभी ये गाना जो है जो तुम ज़रा ज़रा की बात कर रहे हो, तो उस दौर में वासु भगनानी ने मुझे बोला, नहीं समीर जी, उनकी सारी फिल्में मैं लिख रहा था ये, और वो म्यूजिक डायरेक्टर था चेन्नई में, हरीश जयराज। हाँ, हरीश जयराज। और मैं 2 घंटे के लिए मुंबई से निकल जाऊं तो 3 फिल्मों के गाने अटक जाएंगे। हाँ, वो बेचारे इतनी मोहब्बत से मुझे बोले कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। मैंने बोला एक ही शर्त है, आप अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करो, मैं चलूँगा उस दिन पूरा लिख के और रात की फ़्लाइट से वापस आ जाऊँगा। लास्ट गाना मैंने उसमें लिखा था वो सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे। और सबसे मुश्किल हुई थी ये गाना लिखने में ज़रा ज़रा, क्योंकि उसकी तुम कंपोजिशन देखोगे ना तो उसमें ब्रेक कहीं है ही नहीं है। अरे मैंने बोला भाई कहीं रुकेगा कि कब तक चलते ही जा रहा, ज़रा ज़रा महकता है आज तो मेरा दन बदन। अरे हमने बोला कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है इसमें? मगर लकीली वो जो डायरेक्टर था ना, एक तो हिंदी नोइंग था, उसने कहा कि सर ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ये कहानी लिखते जाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा विजुअल क्लियर है, आप विजुअल मैं आपको बोलूँगा और लफ्ज़ आप देते जाओ और ये गाना बन जाएगा। और वो गवाया भी किससे मालूम है? बॉम्बे जयश्री। हाँ, बॉम्बे जयश्री से एक ही गाना। हाँ, वो जबकि उनका नाम बॉम्बे जयश्री इसलिए है क्योंकि बेसिकली थी बॉम्बे से, चैम्बूर की थी शायद।
और वो जाके चेन्नई में सेटल हो गई, तो वहाँ उनको लोग बॉम्बे जयश्री नाम से ही बुलाने लगे। बहुत कमाल की सिंगर, क्लासिकल बेस्ड सिंगर थी, बट उस गाने का गुड लक था कि उनकी आवाज़ गाने यूं को ही मिली। बरस बरस काली घटा बरसे, हाँ। हम यार भीग जाएं। वो के जब वो गाना गाता था स्टेज पे परफॉर्मेंस में गाता है, जब अभी तो बेचारा नहीं रहा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, सच कह रहा है दीवाना, मैंने देखा है बच्चे पागल हो जाते। जैसे अभी मेरी एक पिक्चर तुम देखो, ये जो पहले रगी थी तो म्यूजिक उतना नहीं चला, सनम तेरी कसम जी। वो उसके गाने इस वक्त ट्रेंडिंग पे नंबर 1 है। और वो गाना जो उसमें एक गाना है, तो खींच मेरी फ़ोटो पिया जी। वो जब वो गाना चला, आ बेटा सेल्फी ले ले रे, अब मेरे गले लोग पड़ गए कि सर एक गाना तो लिखना पड़ेगा मोबाइल के ऊपर। अरे मैंने बोला यार हो गया ना भाई, आ बेटा सेल्फी ले ले, बोले नहीं। तब मुझे वो थॉट लेके हिमेश और हम बैठ के करते करते कि तो खींच मेरी फ़ोटो पिया। तो इस तरह के चैलेंजेस, तो वो पूरी पिक्चर रहना तेरे दिल में, मैं 8 घंटे में लिख के आया था सर, सारे गाने 8 आवर्स। तुम सोचो मेरे दिमाग की नसें कहाँ रही होंगी कि, और मैं ये इस तरह से बैठा हूँ कि इसको किसी भी तरह मुझे ये ख़त्म करना ही करना है जी। तो होते हैं इस तरह के चैलेंजेस, क्या कर सकते हैं, यही तो है, यही तो, इसी को तो आजमाइश और इम्तहान बोलते हैं। आप इन चैलेंजेस की बात कर रहे थे और मुझे आशिकी याद आ गई है। आशिकी, साजन, ये सब बड़े बहुत रफ्तार में लिखे गए गाने हैं। बहुत मतलब नदीम का ये हाल था कि वो ऐसी घड़ी देखते रहते थे, 15 मिनट जहाँ कंप्लीट हुआ, पंडित जी 15 मिनट हो गया। अरे मैंने बोला भाईजान आप मुझे कंप्यूटर समझ के रखे हो भाई, कि आपने बटन दबाया गाना निकल आएगा, 15 मिनट हो गया का क्या मतलब। अच्छा, और मुझे भी ये सिचुएशन थी कि अभी आनंद मिलिंद की सीटिंग करनी है, अनु मलिक की करनी है, जतिन ललित की करनी है, वो एक लंबी लाइन फहरिस्त रेडी है रोज़ की। यहाँ से निकले, वहाँ लिख रहा हूँ कव्वाली, वहाँ लिख रहा हूँ आइटम गाना, वहाँ लिख रहा हूँ रोमांटिक गाना, वहाँ लिख रहा हूँ सैड गाना। मैं तुमको यकीन दिलाऊं, उसी बीच एक डब फिल्म लिखने का निमंत्रण आ गया कि लिख रहा हूँ। इतना करीबी दोस्त था मेरा, उसने रात को मुझे 12 बजे पकड़ा, बोला सर हम खाना सब आपका मेरे घर पे, मैं आज आपको रात को जाने नहीं दूंगा, ये मेरी कल है पिक्चर रिलीज और डब पिक्चर। तुमको मैं बताऊं 16 गाने मैंने, मेरे ख्याल से रात को हम बैठे 12 बजे, सुबह 5:30 बजे मैं उसके 16 गाने कंप्लीट करके लिख के निकल गया वहाँ से। कौन सी फिल्म थी? मेरे ख्याल से शिवा नाम था पिक्चर का। शिवा जी, तो ये जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया ना, तो मुझे तो पता, दुनिया में सबसे ज्यादा गाने लिखने वाले, मुझे तो पता भी नहीं था, वो तो उन लोगों ने फ़ोन किया, क्योंकि मैं तो पागल की तरह लिखते ही रहा। मुझे लिखने के अलावा और कुछ ज़िंदगी में समझ में नहीं आए। मेरे बच्चे कब बड़े हो गए, कब जवान हो गए, मुझे कुछ याद नहीं। एक बार मेरी बड़ी बेटी, क्या नाम है उनका? संचिता, शी सेटल इन अमेरिका नाउ, और टीचर है वहाँ। रात को एक बार लकली वो, मैं रात को पहुँचा 2:30-3 बजे, तो उसकी नींद खुली, तो ऐसा उसको लगा कि जैसे ये आदमी कहाँ थे, आज मिल गया। और जो मेरा गला पकड़ी, मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। दैट डे आई क्राइड कि यार ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हूँ मैं यार, ये बच्चे बेचारे मुझे कितना मिस करते हैं। मगर अब क्या करूं, मजबूरी ये थी कि मैं टारगेट पे था। मुझे मालूम था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे मालूम था मुझे जाना कहाँ है। अब उस रास्ते में कोई भी चीज़, मैं अपनी पत्नी को इतना इम्पोर्टेंस इसीलिए देता बेटा कि उस औरत ने इन 25-30 सालों में कभी कोई शिकायत की ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में आके मुझे क्या मिला। चलो लकीली बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों के पालने में और उनकी देख रेख में उसकी ज़िंदगी कट गई, बट मेरा प्यार तो उसको मिला ही नहीं कभी। अब जब मैं थोड़ा सा वक्फे में आया, थोड़ा गैप में आया, तब, और सब बेटा जो है, जो सबसे छोटा बेटा जो है, वो जब पैदा हुआ तो मैंने उसको बहुत टाइम दिया, क्योंकि आई मिस्ड ऑल दैट कि बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे खेलते हैं। तो अब जब मुझे टाइम मिलता है मैं इन लोगों को लेके कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। बेटियों की तो शादी हो गई, 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली वो संचिता और छोटी का नाम है शुचिता, बेटे का नाम है सिद्धेश।
तो बड़ी छोटी लकड़ी है बॉम्बे में, तो वो आती रहती है, मिलती रहती है। तो जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। आप मुझे संचिता का आपसे गले लगना बता रहे थे और मुझे वही दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है याद आ गया। हाँ, उसको, वो मेरे लिए बहुत लकी मस्किटो रही है। वो जब से वो आई तब से मेरी ज़िंदगी में जो, और वो जहाँ जहाँ गई, अभी जिस लड़के से उसकी शादी हुई इस वक्त वो बहुत बड़े पोस्ट पे है, इज़ द इंजीनियर। तो कई बार कुछ कुछ बच्चे जो अपना लक लेके आते हैं, और गाने जब मैंने लिखे हैं तो अपनी बेटियों को याद करके, जब मैंने बाबुल का वो गाना लिखा, कहता है बाबुल ओ मेरी बिटिया तू तो है मेरे जिगर की चिट्ठिया, बच्चन साहब ने और जगजीत सिंह दोनों ने वो गाना गाया था। वो पिक्चर चली नहीं, बट वो गाना कभी सुनना, तुम रो नहीं दिए, तो इतना अच्छा लिखा हुआ गाना है ना वो, बच्चियों के ऊपर। जी, इस फिल्म गाने की क्या कहानी है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, धड़कन के लिए लिखा गया। इसका हुआ क्या कि नदीम मियाँ नुसरत फ़तेह अली खान के बहुत बड़े फ़ैन। ये हाल था उनका कि हम लोग जब गाना रोमांटिक बनाना होता था तो वो बोलते थे कि यार एक काम करो, नुसरत भाई का पहले गाना लगाओ ज़रा हम लोग सुनते हैं। तो उनके गाने सुन के तब हम उस माहौल में जाते थे कि यार अब अच्छा काम करना है तो चलो नुसरत फ़तेह अली खान को सुनते हैं, मदन मोहन को सुनते हैं, एच डी बर्मन को सुनते हैं। खैर, तो लकली ये मौका बना कि वो मुंबई आए, और उस वक़्त मैं धड़कन लिख रहा था। हाँ, दिल ने ये कहा है दिल से, वो सारे गाने रिकॉर्ड हो गए थे। तो उन्होंने कहा यार नुसरत भाई आए हैं, अगर एक गाना इस पिक्चर में आ जाए तो पहले तो ये उनको मनवाना, क्योंकि वो बाहर का गाना गाते नहीं थे, मगर नदीम श्रवण के वो भी फ़ैन थे। तो हम लोग उनसे मिलने गए होटल में, तो मिले, बोले आओ आओ नदीम आओ। तो बोले कि खान साहब मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि आप मेरा एक गाना गाइए। तो बोले मगर शर्त ये है नदीम कि वो गाना मुझे पसंद आना चाहिए, अगर गाना मुझे पसंद आया तो मैं ज़रूर गाऊंगा। नदीम ने फिर गाना बनाया ये दूल्हे का सेहरा, और हम लोग लेके उनके पास गए जी। उन्होंने जब गाना सुना ना तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं गाऊंगा, मगर तुम जल्दी से जल्दी स्टूडियो बुक करो। और सनी स्टूडियो जो है ना, सनी देओल साहब का एक स्टूडियो है, उसका नाम है सनी स्टूडियो, उसमें रिकॉर्डिंग रखी गई। और लकली वो पहली बार 100 ट्रैक्स की मशीन आई थी इंडिया, उसके पहले उतने ट्रैक्स की मशीन हुआ नहीं करती। तो वो अंग्रेज़ आया था वो सिखाने के लिए, रिकॉर्डिस्ट जो था, और लकली उस अंग्रेज़ ने इनको बहुत बार लंदन में रिकॉर्ड किया हुआ, तो उनको पता था कि नुसरत फ़तेह अली खान को कैसे रिकॉर्ड करते। अच्छा, अब इन लोगों को आदत होती नहीं कि माइक पे खड़े होके गाएंगे, इनके लिए तो तख्ता लाओ और बिछाओ और सब तैयारी, मूड माहौल बनाएंगे जैसे परफॉर्म करने जा रहे हैं। खैर वो सारा अरेंजमेंट किया गया, बैठ गए, शुरू हुए गाना। तो क्या होता है, वो माइक की प्लेसिंग कभी हिले कभी, क्योंकि चूँकि वो सही जगह पे नहीं है ना, मगर वो आवाज़ इतनी पावरफुल थी कि माइक कहीं भी हो रख दो, आवाज़ मशीन में आनी ही आनी है। खैर गाते 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 जब वो लाइन जो तूने पहले ही इंटरव्यू में बोला कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, उस लाइन पे आए और रोने लगे, गाना कट हो जाए। कम से कम 150 बार, एक दो बार नहीं 150 बार उसी लाइन पे गाना कट हो। तो नदीम ने अंदर से बोला कि खान साहब एक काम करते हैं, कल करते हैं, आप भी थक गए होंगे, इसको कल करते हैं। बोले नदीम अगर आज ये गाना हुआ तो हुआ, वरना ये गाना होगा ही नहीं मुझसे। ये जो बुखार आया है ना, इस बुखार में ही ये निकलेगा, नहीं तो मैं फिर ये गाऊंगा नहीं। नुसरत साहब की अपनी बेटियां थी। हाँ, उन्होंने बोला, तो हम लोगों ने जाके बोला खान साहब मगर क्यों आप ऐसा करते? बोले वो मैं जैसे वो लाइन आती है मुझे ये बेटी याद आ जाती। और थिएटर में तुम कभी जाके देखना, उसी लाइन पे लोग रोते हैं। तो ये थे असली कलाकार जो यहाँ से काम करते थे। मुश्किल अश्कों को छुपाना मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। तो वो जब वो गा रहे थे, फिर जब मैं लिखने भी लगा तो मेरा भी था कि नहीं यार, नुसरत साहब गा रहे हैं तो आज इस गाने में जितनी जान है डाल दो। और गाने कंपोजिशन भी नदीम श्रवण की इतनी खूबसूरत थी कि मुझे मज़ा भी बहुत आया। पहले तो ये था कि नुसरत साहब के ऊपर सूट भी होना था गाना, बट उसके बाद वो गुजर गए, तो फिर कादर खान को गेटअप दे के फिर उन पे जैसे
लुक छिप के मैं ढूंढूं गली गली कहीं मिला नहीं मोरा पिया, उसमें नुसरत साहब हैं हाँ जो बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय पे। वो तो फिर उनका म्यूजिक भी उन्हीं का था हाँ जी, उसमें। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो क्या होता है ये, वही जब आजकल के बच्चे कभी पूछते हैं ना कि कल और आजकल के म्यूजिक का फ़र्क क्या है, मैं एक ही बोलता हूँ, पहले यहाँ से काम होता था, अब यहाँ से हो रहा है। जब यहाँ से होता था तो यहाँ असर करता था, अब यहाँ से हो रहा है तो यहीं असर करके निकल जा रहा है। वाह साहब वाह। तो जनाब मसला ये है कि नौजवान हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, भले ही उनकी उम्र का 40वां लग गया हो। संदीप जी, प्रदीप जी, ये आपके लिए नहीं कहा जा रहा है और गौरव जी आपके लिए भी नहीं। और मसला ये है कि सबने एक लंबी फहरिस्त बना रखी है गानों की और वाक़ियों की। तो हम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के बिल्कुल शुरुआती प्रारूप में लौट रहे हैं, जिसमें अब हमारे साथी बहुत सारे सवाल पूछेंगे समीर साहब से। अरे अभी चल रहा गाना, अभी मैं देख रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, कम से कम जब मोबाइल खोलता हूँ केवल सिकंदर 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 का ही चल रहा है। हमारी सिनेमा टीम ने वो तैयारी कर रखी है कि सर से कीवर्ड रिलेटेड इस पे जो नए फिल्म आ रही है उस पर भी पूछेंगे। जी, बहुत मज़ा आता है मुझे तुम्हारे साथ इंटरव्यू करने में। थैंक यू सर। क्योंकि जिस शिद्दत से तुम बात करते हो तो मुझे समझ में आता है कि ये सवाल नहीं तुम कर रहे हो, तुम कहीं अंदर से ये निकली हुई चीज़ें हैं जो तुमको खुद को बहुत पसंद है, वो तुम्हारे चेहरे पे नज़र आती हैं। जिन जिन गानों पे तुमने जो रिएक्शन दिया, तो मुझे पता है कि इन गानों को तुमने कितना सुना और जिया है, उन गानों को केवल सुना ही नहीं है। सर, सौरभ जी ने आपसे बहुत सारे आपके मोहब्बत पे लिखे गानों को लेकर सवाल पूछा, और हम लोग भी जैसे उन्होंने बोला हर शहर में, तो हम तो वो जो मैं प्रयाग का हूँ तो वो विक्रम में चल रहे हैं, जो ऑटो होती है वो खड़खड़ खड़खड़ उसके साथ उसके गाने बज रहे हैं, तो वो सब सुनते बड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल मोहब्बत के गाने पे नहीं है। एक ऐसा पॉप गाना है आपका जिसमें फिल्म के हीरो का कोई बहुत जिक्र नहीं होता, उसके किरदार का कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन उसके सिंगर को उस गाने ने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रसिद्धि दी। और आज भी जब वो सिंगर स्टेज पे होता है तो उससे कहा जाता है कि आप वो वाला गाना सुना दीजिए, नाना नाना नारे, और वो पंजाबी में लिखा आपने। ये बहुत कमाल का किस्सा था, क्योंकि बच्चन साहब की कमबैक पहली फिल्म थी मृत्युदाता, और दलेर जी का उस वक़्त बहुत शोरगुल था, माहौल में बड़ी सरगर्मी थी दलेर मेहंदी की। तो उनके दिल में भी आया कि यार एक दलेर मेहंदी का गाना करते हैं, तो इनको बुलवाया गया। आनंद मिलिंद उसके संगीतकार थे, हैं मतलब, आए, और वो सिटिंग मुझे याद है कि हम लोग बैठे हुए थे और दलेर जी आ गए उनकी पूरी टीम के साथ, और आनंद मिलिंद बैठे, बच्चन साहब थे, मैं था, बच्चन साहब के सारे लोग थे, और उस फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार। तो दलेर जी ने बोला, बच्चन साहब ने बोला कि दलेर जी बोलिए गाना क्या करें। तब आनंद मिलिंद संगीतकार थे, तो उनको लगा कि भाई अब ये गाना तो ये बनाएंगे। बोले नहीं, ये गाना तो ये बनाएंगे, मगर कुछ आपके दिमाग में, क्योंकि आप पंजाबी टुकड़े तो सब आप, क्योंकि समीर जी भी पंजाबी नहीं जानते, ये लोग भी नहीं जानते, तो कुछ आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर देखो मेरे पास कुछ है नहीं। तो वो मेरी तरफ मुतासिर हुए और उन्होंने बोला कि समीर जी देखिए, मेरे पास केवल एक ही वर्ड है, आप इसमें कुछ जादू करो। तो आनंद मिलिंद हारमोनियम पे बैठे, तो वो केवल ये गुनगुनाने लगे, ना 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 रे ना रे ना रे ना ना। अरे मैंने बोला अब आगे क्या, इस पे मैं क्या लिखूं, ना 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 रे ना रे ना रे ना रे, और वो भी पंजाबी में लिखना है। हाँ, और उसके आगे पंजाबी लिखना है। तो ये बड़ा खूबसूरत इंसिडेंट है। वो गा रहे थे जब ना, तभी मुझे याद आया कि एक हमारी दोस्त जर्नलिस्ट थी, तो वो जब भी हम लोगों से मिलने आती थी सिटिंग रूम में, तो एक जुमला बोलती थी कि साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। अरे मैंने बोला यार उसको यहाँ फिट कर देता हूँ, ये ऐसे ही नाना नाना गा रहा है, इसमें बीच में मैं ये देखूँ। जैसे ही मैंने वो लाइन बोली, वो तुरंत वो ना 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 रे ना साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ज़िंदगी के सारे मज़े कैसे करोगे, ना 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 ना, बस इतने से वो गाना बन गया। और वो गाना आज भी दलेर जी जब भी स्टेज पे होते हैं, 90% लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि मेरा लिखा हुआ है, उनको लगता है उन्हीं के फोक का कोई गाना है, बट इस तरह से जाके ये गाना बना। बहुत कमाल है। और भी साथी, मैं अब बहुत सारे सवालों के साथ और आऊँगा, आइए। सर नमस्कार। आप
फिल्म इंडस्ट्री के किसी बड़े धुरंधर की किसी फिल्म के टाइटल या गाने को लेकर राय ये हो कि ये डबल मीनिंग है, और वो फिल्म और वो टाइटल आपके पास आ जाए लिखने के लिए, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कुछ होता है कि जावेद अख्तर ने इसके बारे में कहा था कि मैंने ये फिल्म और गाना इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझको ये डबल मीनिंग लगा। आपके पास जब ये गाना और फिल्म आई थी तो आप इस पर आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे कहीं कुछ उसमें वल्गैरिटी लगी नहीं बेटा, क्योंकि मैं एकदम यंग था और ये कुछ होता है, मुझे उसमें कहीं वल्गर कुछ लगा ही नहीं। ये मुझे बाद में पता चला कि जावेद साहब का ये ख्याल था कि ये वल्गर टाइटल लगता है, कुछ होता है कोई टाइटल है। तो जब मैं लिखने बैठा तो मैं तो उस प्यार के एहसास में डूबा हुआ था कि भाई कुछ होता है, कब होता है ये कुछ अंदर कब होता है, जब आप प्यार में होते हैं। तो मुझे कहीं से उस टाइटल में कोई बुराई नहीं लगी, इसीलिए मैंने पिक्चर लिखी। और मेरा ऐसा मानना था कि अगर एक डायरेक्टर ने एक टाइटल रखा है तो वो बहुत सोच समझ के रखा होगा, उसके पीछे कुछ न कुछ तो कहानी होगी, वो ऐसे ही तो नहीं रख दिया था उसने। तो ये अब उनकी अपनी सोच रही होगी, इसलिए उन्होंने वैसा सोचा। मुझे उसमें कुछ वैसा दिखा नहीं, तो मैंने वो पूरा रोमांटिक गाना, इसीलिए उस पहला गाना ही वही लिखा मैंने, कुछ होता है। सर मेरा एक सवाल है, जब भी कोई गाना लिखा जाता है तो क्या जो गाने लिखने वाला है उनको बताया जाता है, एक धुन या कोई टेम्पो दिया जाता है कि आपको इसी तरीके से इस धुन के हिसाब से गाना लिखना है, या पहले गाना लिख लिया जाता है उसके बाद धुन बताई जाती है? क्या कुछ होता है, गाना लिखा कैसे जाता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि एक कहानी लिखी जाती है और उस कहानी में सारे लोग साइन किए जाते हैं, हीरो हीरोइन डायरेक्टर सारे लोग। उसके बाद आता है म्यूजिक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर का नंबर, फिर हमको साइन किया जाता है, फिर हमको वो कहानी सुनाई जाती है। डायरेक्टर वो कहानी पूरी सुनाता है और फिर उसमें वो बताता है कि इस कहानी में ये जगह है जहाँ पे गाना आएगा, वो सिचुएशन उसको बोलते हैं, वो सिचुएशन हमको बताई जाती है। उसके बाद से हमारा प्रोसेस शुरू होता है। वो आता है, सिचुएशन बता के चला जाता है, फिर हम लोग उस पर, मैं और म्यूजिक डायरेक्टर जो भी होता है वो उस पर काम करना शुरू करते। तो उसमें कई बार वो कोई धुन बना देता है, कोई धुन उसके दिमाग में आती है, क्योंकि वो भी क्रिएटर आदमी, उसको कोई धुन सूझ जाती है तो बना देता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मुखड़ा मुझे पसंद थॉट में आ गया मेरे कि नहीं यार इस पर ऐसा कुछ मुखड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम, ये मैंने पहले लिखा और नदीम को बहुत पसंद आ गया, तो वो बोले कि यार आप ये 2 लाइन मैं इस पर धुन बनाता। तो ये चीज़ें दोनों तरह से चलती हैं, कभी धुन पहले बन जाती है फिर उस पर लिखा जाता है, कई बार लिख दिया जाता है और उस पर धुन बन जाती है। शुक्रिया। जब सौरभ सर बोल रहे थे कि जो 30 से ऊपर वाले हैं वो सवाल पूछे, मेरी उम्र 25 साल है, मेरे पिता की उम्र 56 साल है। 56 साल वाले भी उतना ही आपके गाने गुनगुनाते हैं और मैं 25 की हूँ, मैं भी वैसे ही गुनगुनाती हूँ। मेरा भाई जो कि 18 है वो भी ऐसे ही गुनगुनाता है और मेरा जो नेफ्यू है वो भी आपके गानों पे थिरकता है, वो मात्र 7 महीने का है। तो ये इतने लंबे समय तक हमेशा बने रहना, कनेक्ट करना आपके लिए कितना मुश्किल होता है कि ऐसा मैं लिख दूँ कि मैं हर किसी से जुड़ जाऊँ? देखो, एक तो बात है ध्यान रखना कि अभी तुम्हारा भी बेटा होगा, वो भी यही गाएगा। ये इसकी तो श्योरिटी दे के मैं तुम्हारे स्टूडियो से जाऊंगा कि तुम्हारा बेटा भी होगा ना, तब वो भी यही गाने गाएगा मेरे, क्योंकि मैंने अपने आप को उतना जवान रखा हुआ है। अब जो सवाल तूने किया है वो बहुत अच्छा सवाल है कि ये आपने किया कैसे। मैं तकरीबन 4 पीढ़ी के साथ काम कर चुका हूँ। पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मैंने काम किया, आर डी बर्मन के साथ काम किया, उसके बाद मेरी अपनी पीढ़ी आई, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, अन्नू मलिक, जतिन ललित, तमाम लोग आए। उसके बाद फिर एक दौर आया जब हिमेश रेशमिया, साजिद वाजिद ये लोग आए। उसके बाद एक दौर आया जब मेरे सामने, वो एक दौर जो था वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि तब तक मेरी उम्र काफ़ी हो गई थी और लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब समीर जी से ये दौर नहीं जिया जाएगा, इसमें लिखना बहुत मुश्किल है। तो मैंने 2 बच्चों को पकड़ा, मैं समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है और
मैं अपना खुद का सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ बेटा। मैं खुद, मेरे बच्चे जब बोलते हैं ना कि डैडी अरे क्या लिख दिया आपने, मैं उनको कभी नाराज़ नहीं होता हूँ। मैं उनसे सीखता हूँ कि इसने कहा क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है कहीं। तो फिर उस जनरेशन के साथ मैं मिलना जुलना मैंने शुरू किया उनकी, क्योंकि मैं सीनियर हो गया था तो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होते थे, वो घबराते थे बात करने। तो पहले उनसे दोस्ती की मैंने, उनको एक कंफर्ट जोन में लेके आया, फिर उनके साथ पार्टियां की, उनके साथ बैठा कि देखूं तो सही ये चाहते क्या हैं। तब जो गाना मैंने लिखा, जो मेरे ख्याल से उस साल का नेशनल एंथम बन गया था, 4 बज गए क्योंकि पार्टी अभी बाकी है, मैंने बोला अब आओ आलतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा हो जा फुल्ली फालतू। तो कुछ नहीं होता, मुश्किल कुछ नहीं बेटा, मगर हाँ उसके लिए आपको खुद को तोड़ना पड़ता है। आप सेनाइल में अगर गए तब तो नहीं होगा। अगर ये मैं मानने लगूं कि मैंने तो इतने गाने लिख दिए, मैंने तो ये करना, ना ना ना, मैं आज भी स्टिल आई बिहेव लाइक अ स्टूडेंट्स। तुम जो बात कर रही हो उससे भी मैं कुछ सीखता हूँ। ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं मैं उससे, मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट्स की तरह जीना चाहता हूँ। मैं कभी वो शहरा अपने सर लेना नहीं चाहता हूँ कि अरे मैं तो लेजेंडरी। जब कोई मुझे बोलता है कि आप लेजेंडरी, मैं घबराता हूँ कि यार तू मुझे बूढ़ा डिक्लेयर करना चाह रहा है क्या, अभी तो बहुत कुछ लिखना है बेटा। तो आप वो बदलाव को केवल महसूस करो, उस दौर के लोगों के साथ जुड़ जाओ, देखो तुम अपने आप वो लिखने लगोगे जो वो चाहते हैं तुमसे लिखवाना। सर आप हमसे भी जुड़ गए, हम सभी से जुड़ गए हैं आज। थैंक यू। थैंक यू। सर एक सवाल है जो मुझे कई सालों से परेशान कर रहा है, उसका जवाब आज मैं चाहता हूँ। पहले मुझे लगता था कि वो गाना आपने लिखा है, बाद में पता चला कि वो आनंद बख्शी जी ने लिखा है। फिल्म का नाम है राजू चाचा और गाने के बोल हैं कि तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। तो पहला दीवाना और दूसरा दीवाना जो है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि दीवाना हूँ मैं और दीवाना नहीं। ये तो बख्शी से आपसे पूछना चाहिए था तुमसे, बख्शी साहब के सवाल तो मुझसे कर रहे हो। बेटा देखो क्या होता है ना, किसी दूसरे राइटर्स की किसी लाइन पे मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, और वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको इतनी इज्जत देता हूँ। तो वो तो तुमको खुद समझना पड़ेगा कि उस लाइन का क्या मतलब है और उन्होंने क्यों लिखा। वो किन ख्यालों में लिखे, वो फिल्म के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है कि क्या सिचुएशन थी, कैसे लिखा गया गाना। ऐसा भी मौका कई बार मेरे सामने आया है कि फ्लॉप हो गई थी फिल्म। कई गाने मैंने लिखे हैं जो फिल्म में सिचुएशन है ही नहीं है, और डायरेक्टर ज़बरदस्ती बोलता है कि नहीं ये गाना आप मुझे दे दो, तुम सिचुएशन के बारे में मत सोचो। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा बहुत मशहूर गाना है, मैं भी बोलूँगा तो सारे बच्चों को गाना याद होगा, इतना बड़ा हिट गाना है। अब कमाल ये है कि उस फिल्म में सिचुएशन थी ही नहीं, और डेविड धवन ने बोला कि नहीं तू मुझे गाना दे दे। और उसके बाद इस गाने के हिट होने के बाद अगर कोई तुमसे कभी पूछे कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया कैसे, आपने लिखा कैसे, वो पिक्चर थी हीरो नंबर 1 और गाना था मैं तुमको भगा लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के डर से, और उस फिल्म में बाप था ही नहीं। और आज तक तुम लोगों ने भी गाना इतनी बार सुना है, फिल्में भी देखी होंगी, वो फिल्म तुम लोगों ने ज़रूर देखी होगी। तो कई बार कुछ कुछ लाइनें लिख दी जाती है जबकि उस सिचुएशन होती नहीं है, मगर एक जुमला बड़ा पॉपुलर होता है। तो उस दौर के उस ज़माने में लोग तो ये भी आरोप लगाते थे कि सर आपने क्या क्या गाने लिख डाले, लड़के लड़कियां भाग रहे हैं एक दूसरे को लेके, आशिकी लिख दी, साजन लिख दी, दीवाना लिख दी। तो हमने बोला यार ये तो प्यार सिखाना भी मुसीबत है, तो बेहतर है कि नफ़रत डालते रहो लोगों के बीच। हमने तो प्यार करना सिखाया भाई, कौन भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है इसका जिम्मा थोड़ी ही मेरा है। सर नमस्ते, मैं कानपुर से हूँ। तो कानपुर में लड़के बड़े भावुक कहे जाते हैं। तो साल 2003 में आपकी एक फिल्म आती है तेरे नाम। नहीं, कानपुर में लड़के भावुक होते हैं क्या? बाकी जगह क्या पत्थर दिल होते हैं? मैं क्यों यार, अपने शहर वो भावुकता मैंने दरअसल महसूस की इसलिए बता रहा हूँ सर। हाँ, तो ये तुम बोल देते कि मैं कानपुर से हूँ और बहुत भावुक हूँ, ये कानपुर के बाहर ज़्यादा नहीं गए। हाँ सर। तो साल 2003 में जब आपकी फिल्म आती है तेरे नाम, और उसमें एक गाना था तुमसे मिलना बातें करना, तो मैंने एक लेटर लिखा और उस पर वो गाना लिखा। और मेरे भाव ऐसे नहीं थे कि मैं किसी को प्रपोज कर रहा हूँ या कुछ, और वो लेटर चला गया। और ये था कि यार अच्छे हो, है ना, अच्छे लगते हो टाइप। तो उसके बाद वो लेटर पहुंचा मेरे पिताजी को, और फिर पिताजी ने मारा
तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि उस गाने में ऐसा प्रेम मोहब्बत था ही नहीं, तो मारे क्यों गए? तो वही सर आपने किस भाव से उस गाने को लिखा था? हाँ, बढ़िया सवाल किया है। जबकि मैं इंटरव्यू के दरमियान बोलना चाह रहा था कि कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो लिखे नहीं जाते, वो लोगों के डायलॉग से बनते हैं। जैसे बख्शी साहब का एग्जाम्पल है कि एक गाना बन नहीं रहा था, तो डायरेक्टर उठा और डायरेक्टर ने बोला कि अच्छा तो चलते यार, कल फिर बात करेंगे। और उनको बोला अरे मुखड़ा मिल गया, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे? जब तुम कहोगे कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता। तो ये जुमला जो है ना, किसी ने मुझसे, अब ये मत पूछना कि किसने पूछा, किसने बोला। अगर ये बोलोगे तो कोई राज बहुत से खुलेंगे। तो बेहतर यही है कि किसी ने मुझे फ़ोन पे कहा कि तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। मैंने वो तो बोल के चले गए, मैंने बोला मुझे मेरा मुखड़ा मिल गया कि जो आज क्या फ़ोन सार्थक हो गया, एक फ़ोन से एक मुखड़ा तो मिला। तो हम तो खोजी लोग हैं बेटा, हमेशा ढूंढते रहते हैं कि एक जुमले से, मगर वो रोमांटिक गाना था तो तुमको लगा कि इसमें रोमांस नहीं, बट पिताजी तुम्हारे रोमांटिक रहे होंगे तो उन्होंने समझ लिया और इसीलिए तो तुम पैदा हुए, वरना तुम पैदा कैसे होते? तो उसका सही अर्थ उन्होंने समझ लिया। तुम तो जवान हो रहे थे, उसके बाद तुमको उसका मतलब समझ में आया होगा। अच्छा सर, आपने जब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ बताई दी है, तो आपका जब गाना ये हिट हुआ तो आपने उस मुखड़े के लिए उस व्यक्ति को जिसका कॉल आया था उसे धन्यवाद कहा, उसका नाम लेते हुए? अब क्यों जाऊं धन्यवाद देने यार, कल को उठा के कॉपीराइट पे क्लेम कर दे कि मेरा मुखड़ा सभी। तो मुझे फंसाने की बात कर रहे हो, हम किसी तरह बच बचा के निकल आए थे, अब हम उसको कौन जाएगा बताएं। मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने उस गाने का इस्तेमाल, उस लाइन का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया आपने गाने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम नावेद है। एक सवाल तो मेरा श्रुतिका पूछ कर चली गई। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने एंड्रॉयड के बाज़ार में ख़ुद को नोकिया बनने से कैसे बचाए रखा। लेकिन एक दूसरा सवाल जो 2006 में, लगभग मैं छोटा था 5-6 साल का, लेकिन हिमेश रेशमिया का उस वक्त बहुत एक बड़ा दौर आया था। उनका एल्बम आया था आपका सुरूर, उसके सारे गाने आप ही ने लिखे थे। तो उस वक्त उनके साथ काम करना कैसा रहा था? क्योंकि उस वक्त म्यूज़िक भी उन्होंने एक प्रकार से शिफ्ट ही किया था, जो करंट ट्रेंड था उससे हटकर, उनसे संबंधित और उस एल्बम में काम करने से संबंधित अगर आपका कोई हिमेश को मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो एक म्यूजिक डायरेक्टर है जिसने मुझे जवान किया। ये एक मेरा जो दौर जो एक मैंने जिया था ना, तो उसके बाद मैं तलाश में था कि कोई एक ऐसा आज का म्यूजिक डायरेक्टर मिले जिसके साथ मेरे एक तो पहले ट्यूनिंग जमनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके साथ ट्यूनिंग नहीं जमेगी तो काम होगा नहीं। अब पहले मैं हिमेश के साथ काम करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे उसको देख के लगता था बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी है, इसके साथ मेरा जमेगा नहीं। मगर जब हमने काम शुरू किया, पहली पिक्चर तेरे नाम की थी मैंने, तो उसके बाद से मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया बच्चा है, इसके साथ काम करने का मज़ा ही अलग है। तो हिमेश के साथ जब मैं जुड़ा तो पहली पिक्चर तुम देखे होगे तेरे नाम, उसमें वही 90s का रंग लगता है तुमको, तेरे नाम हमने किया है। मगर हिमेश स्मेल्ड, फिर हिमेश अपनी उम्र में आ गए, तो उनको लगा कि सर अब थोड़ा बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो वही चीज़ें चलती रहेंगी तो गड़बड़ है। और वो मेरे बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं पहले सारे गानों के, उनको सब गाने मेरे याद थे। तब उन्होंने वो पहली जो शुरुआत की थी वो वही गाना था जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आशिक बनाया आपने। वहाँ से फिर वो झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, वो एक ऐसा दौर चला कि 3-4 साल तक हिमेश और हिमेश ही रहा। तो वो एक बदलाव, लोग चाह रहे थे कुछ अलग म्यूजिक आए और उसको उन्होंने अपने म्यूजिक से कवर कर लिया उस दौर को। सर, हिमेश रेशमिया और आप में एक बहुत कॉमन चीज़ ये है कि आप दोनों ट्रेंड के हिसाब से सेट होते चले। आपको भी 4 दशकों से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके गाने आ रहे हैं और सलमान की फिल्म में अब आपके गाने आने वाले हैं। तो इससे जुड़ा सवाल है कि सलमान के साथ काम करना कैसा होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं और उनमें मतलब जनरली एक बात रहती है कि एक व्यक्ति सुपरस्टार हो जाता है तो साथ वाले आर्टिस्ट को एरोगेंस फेस करनी पड़ती है। उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बेटा, सलमान आज सुपरस्टार हो गए हैं, तो शुरुआत तो हम लोगों ने साथ में की थी। ये दौर हमारा जब हमने शुरू हुए तो शाहरुख, मुझे याद है दीवाना की कितनी सिटिंग में आके शाहरुख खान बैठे रहते, और वो हमेशा बेचारे एक ही बात कि सर वो सारे गाने ऋषि भैया को आप दे रहे हैं, हमको एक गाना तो सुपर हिट दे दो यार। तब हम लोगों ने 2 गाने उनको कि कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, और वो ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम।
तो ये लोग हमारे लिए कोई बहुत क्योंकि ये सुपरस्टार जो बने हैं ना, इसमें हमारा भी बहुत लहू बहा है। हमारे बहुत सुपरहिट गाने इनके ऊपर, चाहे सलमान हो, आमिर हो, शाहरुख हो, बहुत गाने इन लोगों ने हमारे गाए हुए हैं। तो इनके साथ हमारा तो बड़ा दोस्ताना ताल्लुकात रहा है। और सलमान खान के से ख़ास इसलिए क्योंकि उनके पिता से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। बहुत कमाल के आदमी हैं, उनके साथ बैठो बात करो तो बहुत, तो उनकी फैमिली में आना जाना मिलना जुलना रेगुलर था। तो सलमान के साथ तो ही वाज लाइक फैमिली की तरह। तो हमको तो कोई एरोगेंस है, हमारे साथ तो कोई उस तरह की बात उनकी रही नहीं। हमारे सामने तो बहुत अच्छे से हमेशा पेश आए। आज भी अभी सिकंदर का म्यूजिक चल रहा है, कल गाना रिलीज, वो टाइटल ट्रैक चल रहा है, लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं उस गाने को। सो इन लोगों के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे पहले थे अभी भी वैसे हाँ, ही है। जैसे पहले थे वैसे ही अब भी जी। जब भी क्रिएटिव इंसान की बात होती है तो एक उनके साथ जॉनरा का टैग जुड़ जाता है कि कोई डायरेक्टर है जो एक ही तरह की फिल्में बना रहा है, कोई राइटर है वो एक ही तरह के गाने लिख रहा है। पर जब हम देखते हैं आपने क्या क्या लिखा है, आप एक ही वक्त में वही फुल्ली फालतू जो आपने बताया कि आप वो भी लिखते हैं और उसी के जस्ट बाद दबंग के लिए दगाबाज रे भी लिखते हैं। तो वो जॉनरा स्विच कैसे होता है, वो क्या जर्नी रहती है, उसका कोई ट्रिक है क्या जॉनरा से स्विच करने की? मैंने कहा बेटा कि केवल आप वो बदलाव को थोड़ा थोड़ा महसूस करना शुरू कर दो। और फिर क्या होता है ना कि जब आप उस दौर में जाते हैं ना, तो आप कम बदलते हैं, लोग आपको ज़्यादा बदल देते हैं क्योंकि आप उनके रंग में, क्योंकि देखो एक गीतकार के लिए सबसे बढ़िया लाइन जो है वो संतोषानंद के गाने की लाइन है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो हमको उस तरह से बन जाना पड़ता है कि जिसके साथ भी हम काम करने लगते हैं ना, उसके रंग में रंग जाते हैं। अब जैसे तुमने दगाबाज का एग्जाम्पल दिया, अब उसके पहले वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई जिसमें वो गाना बहुत चला था, तेरे मस्त मस्त दो नैन। फिर मैंने दूसरी दबंग जब लिखी तब वो गाना मेरे लिए चैलेंज आया कि एक गाना उस तरह का गाना चाहिए, तब वो दगाबाज रे तेरे नैना बड़े दगाबाज रे। तो हम लोगों को फिर उससे बच के निकलने के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। और फिर वो चूँकि उस दौर के गाने हम बहुत सुन चुके होते हैं तब तक, तो फिर उस रंग में लिख लेना इतने साल काम करने के बाद कुछ मुश्किल नहीं होता, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। नमस्ते सर। सर, सलमान खान का जिक्र आपने किया कि सलमान खान के लिए आपने अभी भी गाना लिखा। एक गाना 96 में भी आपने लिखा था सलमान खान के लिए, जीत फिल्म में, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। हर गाने की एक फीलिंग होती है, आप कुछ सोच कर लिखते हैं। ये गाना कैसे जहन में आया कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तुम मेरी बाहों में हो? तुमने पिक्चर देखी है वो? हाँ सर, जीत फिल्म देखी है मैंने। गाना कहाँ होता है तुमको याद है? सिचुएशन क्या थी? एग्जैक्ट सिचुएशन याद नहीं है। हाँ, नहीं याद है तो वो याद करो तो तुमको ऐसे ही लाइन सूझेगी, क्योंकि वो सुहाग रात का गाना है। और उस वक्त में आदमी और कुछ चाहता नहीं, यही बोलता है कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। मगर कमाल ये हुआ कि बड़ा पैशनेट गाना मैंने लिखा था, क्योंकि वो सुहाग रात का गाना था। मगर डायरेक्टर ने बड़ा ब्लंडर किया। जब हम आए तो हमने बल्कि उसको बहुत डांटा भी। मैंने बोला यार तुम कमाल आदमी हो, गाना शूट क्या किया, उनको स्विट्ज़रलैंड को एक्सप्लोर करना था। अब गाना कोई वहाँ उनके पास दूसरा था नहीं, तो ये गाना जो एक बंद कमरे में फायर के साथ गाना शूट होना था, वो गाना हीरोइन एक पहाड़ पे खड़ी है, हीरो एक पहाड़ पे खड़ा और गा रहा कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों। अरे मैंने बोला क्या तुमने एक गड़बड़ कर दिया यार। मेरे गाने की जो शिद्दत थी, जो उसमें जो हमने एक डेप्थ रखा था, एक क्लोजनेस की जो फीलिंग थी, वो तो चली गई। वो दोनों एक दूसरे से बीच बीच में मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। तो मेरा बहुत पसंदीदा गाना है बेटा वो ये गाना जो तुमने गाया ना कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है तुम ही तुम निगाहों में हो। पता चला उसको छोड़ के बाकी सब देख रहा है हीरो, वो पहाड़ देख रहा है, फूल देख रहा है, झरने देख रहा है। हमने बोला ये तो कमाल ही कर दिया तुमने। बट होता है, वैसा भी होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सनी देओल के साथ होना चाहिए था वो गाना, सनी देओल और करिश्मा कपूर के बीच में होना चाहिए था वो गाना उस फिल्म में। नहीं, वो सिचुएशन तो करेक्ट थी, हीरो के साथ ही होना चाहिए था, मगर वो सिचुएशन ही उसने वहाँ सुहाग रात से निकले सीधा वो आउटडोर चला गया गाना, जबकि पहले पूरा गाना बेडरूम में ही था वो।
एक सवाल छोटा सा और है मेरा, मतलब इतने सारे गाने आपने लिखे, वो फिर चाहे सलमान खान के साथ हो, अमिताभ की फ़िल्मों के लिए भी लिखे और सनी देओल की फ़िल्मों के लिए भी लिखे, राजा हिंदुस्तानी के लिए भी लिखे, तो जब आप कोई गाना लिख देते हैं तो एक जिज्ञासा एज अ सिनेमा देखने वाले के तौर पर होती है कि आपने कोई गाना लिखा, फिर वो गाना शूट हो रहा है, तो क्या उस वक्त आप उस वहाँ पे होते हैं या कभी ऐसा होता है मन में कि यार जब ये गाना शूट हो गया, मैंने लिखा है तो मुझे वहाँ होना चाहिए, या किसी गाने का ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसा होता नहीं बेटा, बट कई बार ऐसा मौका भी बनता है कि हम डायरेक्टर याद कर लेता है, अगले गाने की डिस्कशन के लिए बुला लेता है, तो हम चले जाते हैं, देखते हैं गाना। हम जब लिखते हैं तो हमारी आँखों में एक विजुअल होता है, गाना लिखते वक्त हम भी विजुअलाइज करते हैं कि गाना जब लिख रहा हूँ तो ये कहाँ शूट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक गाने में तो ये सौभाग्य था कि मेरा चला गया था उसकी शूटिंग पे, और मैं गया था डायरेक्टर से मिलने, और ये गाना साउथ में शूट हो रहा था, और उसमें एक लाइन थी, साउथ इंडियन लोग, उनको लैंग्वेज पता नहीं थी, अगर वो लकीली उस दिन मैं गया नहीं होता तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। उस गाने में कई बार एक लाइन आती है, रब 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 रब। जब गया तो देखा तो वो लड़की को पकड़ के रब कर रहा है, उसको रब का मतलब वो इंग्लिश रब समझ रहा है। अरे मैंने बोला भाई ये रब कुछ और है, ये अलग रब है। तो हमारे फादर ने गाना आँख की तारीफ के ऊपर लिखा था, पूरा गाना आँखों के ऊपर पूरा गाना है, और पूरे गाने में लड़की की आँखों पे पट्टी लगी हुई। अब बताओ, तो कई बार डायरेक्टर ऐसे ब्लंडर कर देते हैं। मजरू साहब का कोई गाना था, उन्होंने बोला कश्मीर में ये गाना शूट करो, लिखा हुआ पूरा गाना उन्होंने चेंज करके कि फूलों के कलियों के खिलने का मौसम आ गया, व्हाटएवर। और जब देखने गए तो जब वो लाइन आ रही है कि फूलों के कलियों के खिलने का मौसम आ गया, तो देखते हैं कि रास्ते पर से 2 गधे चले जा रहे हैं। तो ऐसे भी चमत्कार होते हैं हमारी फिल्मों में। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम उसकी शूटिंग पे जाएं, क्योंकि हम फिर काम करते रहते हैं और वो शूटिंग कहाँ हो रही है, कब हो रही है, किसी को कुछ पता होता नहीं। हेलो समीर जी, मेरा नाम सचिंद्र है। आपके लिखे गानों ने इतने दिल तोड़े और जोड़े। मेरा आपसे पर्सनल सवाल है कि क्या आपका भी कभी दिल प्रेम में टूटा है? अगर टूटा है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? क्या होता है? आपका भी दिल कभी टूटा है प्यार में? अरे यार, ये तो तुमने ऐसा सवाल कर लिया कि एक आदमी डॉक्टर बन गया और तुम्हें पूछो कि आपने कभी कोई दवा देखी है। ये कैसे हो सकता है कि जिस आदमी ने हज़ारों रोमांटिक गाने लिखे हों और वो प्यार नहीं किया हो, तो लिखेगा कैसे? सर कुछ एक्सपीरियंस बता दीजिए हल्का फुल्का। अब तो मेरी पूरी लव स्टोरी पूछोगे, फिर वो पता चला मीडिया में कल पूरे हिंदुस्तान में एक ही लाइन चलेगी कि हमारे इश्क के किस्से चारों तरफ सुनाए जा रहे हैं, और अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मेरा घर तुम आबाद रहने देना चाहते हो कि नहीं? सर प्रेम बनारस में हुआ था या मुंबई में? एक छोटा सा देखो कितने सलीके से उस चीज़ को कुरेद रहा है कि अच्छा इधर से नहीं बताएंगे सर, तो मैं इधर से पता करता हूँ। जहाँ भी हुआ था बट हुआ था, ये मैं तुमको बड़ी ईमानदारी से बता दिया मैंने। तुमको इसका आइडिया इसी से लगा लेना चाहिए कि जब पिताजी ने पूछा कि प्रेम किया है तो बनारस से ही गए थे ना। बनारस से मुंबई। अब देखो तुम्हारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं, कितनी दूर तक सोच के समझ जाते हैं। आई समीर जी, मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ से हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा। हम आपके जो गानों का जो मेरी पहली मेमोरीज़ हैं, तो हम स्कूल जाते थे और हमारे यहाँ टेम्पो बोला जाता है, तो उसमें क्यों मेरा दिल तेरे प्यार में तन्हा रहता है, ठीक है, अक्सर एक ही ऑटो मिल जाती थी और वो भाई साहब एकदम हिमेश जैसी टोपी लगाया करते थे और एकदम रमे हुए। और दूसरी मेमोरी हम हमारी है, हम जब लौंडे थे तो हमारे ऐसे लड़के अभी भी हो तो हमारे ऐसे लड़के वो क्या कहते हैं, जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, और स्प्लेंडर लेके व्हीली मार रहे हैं लड़कियों के आसपास। तो आपकी ऐसी कोई मेमोरी रही है, कोई ऐसा नमूना मिला हो, कोई ऐसा आदमी मिला हो जो एकदम हिमेश बना घूम रहा है, या नहीं कमाल के किस्से होते हैं, फ़ैन कमाल के मिलते हैं। एक बार मैं कहीं पार्टी में था तो देखा तो एक लड़का बहुत देर से मुझे देख रहा था, तो अब मैं उसकी नज़र बचा के मैं कहीं और चला गया। अब वो वही एक ही जगह खड़ा है, वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं। कोई आया और मुझसे हाथ मिलाया कि हाँ हेलो समीर जी कैसे हैं आप।
जैसे उसने मेरा नाम लिया, हेलो समीर जी कैसे हैं, वो भाग के आया, मेरा पाँव पकड़ के बैठ गया। अब वो पाँव छोड़ने को तैयार नहीं। अब लोग, काफ़ी लोग थे, लोग अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो उसको बड़ी मुश्किल से हटाया गया। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम क्यों इतने परेशान हो भाई, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बोला सर मैं आपको पिछले 15 साल से ढूंढ रहा था कि ये आदमी है कौन। तो और मैं कैसेट पे आपकी फ़ोटो छपती थी, मैं पहचान तो रहा था, पर मैं डाउट में था कि आप ही हैं या कोई और है। तो मैंने कहा तुमको हुआ क्या, पहले तो वो बताओ, ये सब तो कहानी ठीक है। उसने बोला सर आपने गाना लिखा है, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। बोला मैं पागल हो चुका हूँ, मेरे कैसेट में, मेरे घर में, मेरी गाड़ी में, सब जगह 24 घंटा वही गाना मैं सुन सुन के, तो मैंने सोचा कि जिस आदमी ने लिखा है उससे मैं मिलके ये पूछूं कि आपने गाना क्यों लिखा, किसकी आड़ में। अब हमने बोला ये तू महेश भट्ट से जाके पूछ भाई, उन्होंने सिचुएशन क्यों बनाई, वो गाना मुझसे क्यों लिखवाए, मैं तुझे कैसे बताऊं कि गाना मैंने क्यों लिखा। तो अजीब अजीब हादसे हो जाते हैं, कुछ कुछ अजीब अजीब लोग मिलते हैं, कुछ अजीब अजीब सवाल करते हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता। बेटा हर आदमी के सोचने का नज़रिया अपना होता है, हर आदमी अपनी तरह से हर चीज़ को सोचता रहता है। एक गाना जो मैंने किस ख्याल से लिखा और उसने उस गाने को अपनी ज़िंदगी के किस पहलू से देखा, तो वो उस तरह से सोचने लगता है। बट जो सबसे अच्छी बात जो होती है, जो मैं जो शुरू से कह रहा हूँ कि काम वो है जो लोग बोलें। आपका गाना अगर आपने लिखा और आप ही गा रहे हो तो वो समझ लो वो नकारा हुआ काम है, उसका कोई मतलब नहीं है। काम वो है कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं किसी यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहा था, तो ऐसे ही जितने भी जवान बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे ही बच्चे बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से 20 साल से लेके 30 साल की एज के बच्चे, और पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर इतने साल हो गए आपको लिखते हुए, और हम लोग वही जो तुम लोग जुमला बोल रहे हो कि आपके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं, आज भी हम लोग आपके गाने गाते हैं, मगर क्या आज भी आप कुछ ऐसा आशिकी जैसी आपने लिखी थी या आपने दीवाना लिखी थी, तो आप आज भी वैसी फिल्म कोई आए तो उस तरह के गाने लिख सकते हैं? तो मैंने कहा चलो तुम, वो तो अभी जब आएगी होगी तो देखा जाएगा, अभी मैं एक इम्तहान तुम्हारे सामने देता हूँ और मैं ये वादा करके कह रहा हूँ कि अगर पहली लाइन, मैं 4 लाइन केवल सुनाऊँगा तुमको, यहाँ पहली लाइन पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ये मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ, मगर दूसरी लाइन पे अगर तुम लोगों के दिल से आह नहीं निकली तो मैं ये कलम अपना यहाँ रख के चला जाऊँगा। बेटा मैं समझ जाऊँगा कि अब नहीं लिखना चाहिए, अब नौजवान बच्चों का दिल धड़काना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैंने एक शेर उनको सुनाया कि मैंने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं। कोई रिएक्शन नहीं है ऐसे, तुम लोग देखो सब चुपचाप सुन रहे हो। अब जब दूसरी लाइन बोलूँगा, अगर सबके चेहरे पे स्माइल नहीं आई ना, कि बोलता है कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं, तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सज़ा काफ़ी नहीं? अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये मैं ढूंढता हूँ। ये मेरी शायरी का जो सबसे अहम पार्ट है ना, वो ये है कि मैं जहाँ टच करना चाहता हूँ वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ, और जब तक पहुँचूँगा तब तक मैं समझूँगा कि नहीं, अगर मुझे आज भी आशिकी मिली तो कोई उसमें दो राय नहीं है कि वो उतनी ही मशहूर होगी या उसके गाने उतने ही मशहूर होंगे जितने तब हुए थे। तो उम्र के साथ साथ शायरी जवान होती है बेटा, ये लोगों की सोच उल्टी है। आप जितने बूढ़े होते हैं ना, आपकी शायरी उतनी जवान होती है, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ जाती है जिसका नाम है अनुभव, एक्सपीरियंस। इतने साल काम कर के फिर उन किरदारों को जीने में मुझे इतनी पहले बहुत तकलीफ़ होती थी, अब उन किरदारों को जीने में एक बार मुझे डायरेक्टर नरेट करे, बस उसके बाद उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ वो मुझे ले जाना चाहता है। अच्छा, एक और सोशल मीडिया पे अभी होली गुजरी है और सोशल मीडिया पर एक चीज़ चलती है कि होली पर अब गाने अच्छे आते नहीं हैं, तो समीर जी होली पर कब एक अच्छा गाना अभी आया इसमें बम 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 बम, ये जो सिकंदर का ही गाना है,
बम 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 भोले शंभू उड़ा भेजे का तंबू। तो मैंने तो बेटा 2 गाने एटलीस्ट, मेरा एक गाना तो बहुत मशहूर है बागबान का, होरी खेले रघुवीरा अवध में। वो तो हर होरी पे वो गाना नहीं बजे ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक और गाना मेरा लेट्स प्ले होली, और अक्षय कुमार और हाँ, और एक पिक्चर, छोटी पिक्चर थी, वो पिक्चर मशहूर नहीं हुई वरना वो गाना बड़ा पिक्चर का नाम ही बनारस था, रंग डालो फेंको गुलाल बोलो शरररा। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ मेरा गाना है, वो कभी कभी होली पे बजता है। उसके काफ़ी अरसे के बाद अभी ये मैंने सिकंदर में गाना लिखा है। तो होली तो हमारी रग रग में बसी हुई है, बट सही मौके पे कहीं, क्योंकि ये जब गाना बागबान जब मैं लिख रहा था पिक्चर, तब वो गाना जब मुझे मिला तो बच्चन साहब खुद आए, सिटिंग पे बैठे, वो माहौल क्रिएट किया उन्होंने, क्योंकि वो तो खुद यूपी के हैं। तो कहीं ना कहीं जब अब जैसे वो गाना जब मैंने लिखा तो मुझे डायरेक्टर ने बोला था कि ये यूथ का एंथम चाहिए मुझे समीर जी, और मैंने वो गाना लिखा था जो आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को बजता ही बजता है, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नज़र ना हम पे डालो। तो हमको तो वो किसी सांचे में रखने की ज़रूरत है, बस हम उसमें ढल जाते हैं। बड़ी उदासी से खड़े हो यार, कुछ टूटा हुआ तो नहीं दिल है? कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ दर्द छुपा के आए हो आज यहाँ। बोलो। नमस्ते सर, मेरा नाम मुकेश है। मेरा सवाल ये था कि सर आपने 4000 से ज़्यादा अधिक गाने लिखे हैं, तो ऐसा कभी होता है कि आप ही का गाना आप ही को कोई कभी सुना रहा हो और आपको याद ना हो कि अरे यार ये तो मैंने ही लिखा है? होता है बेटा, अब सुना कौन रहा की बात तो छोड़ो, अभी तो खुद मुझे याद नहीं आता कि कब ये मेरा गाना है कि किसी और का गाना है। अभी मैं तो 15 दिन पहले मैं कहीं से गुजर रहा था, गाना बजा तो मुखड़ा पूरा मैंने सुना, मैंने बोला यार बहुत कमाल का लिखा गाना है, किसका है? तो लास्ट में उसने केवल बोला कि संगीतकार जतिन ललित। अरे मैंने बोला अच्छा रुको ललित को फ़ोन करता हूँ। तो मैंने ललित को फ़ोन किया कि यार एक बड़ा खूबसूरत गाना तुम्हारा सुना है, उसमें राइटर का नाम भूल गया, उसने बोला नहीं, किसने लिखा है? तो हंसने लगा, बोला कमाल आदमी हो यार, खुद के लिखे गाने का तो मुझसे ही पूछ रहे हो किसने लिखा था। अरे मैंने बोला लो मुझे तो ये बहुत सोनू निगम का गाया गाना, तुझे रात दिन बस तुझे चाहता हूँ, ये संघर्ष पिक्चर थी, वो बहुत अच्छा गाना है। तो कई बार ऐसा होता है बेटा कि कई गाने जो मेरे खुद के गाने हैं, मुझे ये तो मेरा सपना था कि कभी मैं कहीं से गुजरूं और कोई मेरा गाना गाते हुए जाए, तब मुझे लगे कि यार ये रियल सक्सेस है। और एक दौर ईश्वर ने वो भी दिखाया कि मैं जिधर से गुजरा मेरे सिवा कोई गाना सुना ही नहीं देता था मुझे बेटा। सो ये सब उसके कर्म है, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ लिखवाया है उसने लिखवाया है, और जो लिखवाएगा वही लिखवाएगा। मैं केवल लिखता रहता हूँ, इतना ही मेरा काम है। पांडे जी का नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि आपको बेकरार फिल्म से ब्रेक मिली थी, बेकरार फिल्म से ब्रेक मिली थी आपको? बेकरार? हाँ फिल्म? हाँ। बेकरार मुझे याद ही नहीं है, तुम कहाँ से ढूंढ के निकाले हो यार? ये अब मैंने ढूंढ के निकाला है कि आपको बेकरार फिल्म थी, उससे आपको ब्रेक मिली थी। शायद गलत हो सकता हूँ मैं, लेकिन बेखबर थी। हाँ। तो मुझे ये पूछना था कि एक आर्टिस्ट को कितना बेकरार या बेखबर, छोड़िए बेखबर मुझे याद नहीं था, बेकरार कितना होना चाहिए एक आर्टिस्ट को? कितना बेकरार होना चाहिए आर्टिस्ट बनने के लिए? अब जितने भी लड़के लड़कियां प्यार यहाँ किए हैं उनसे पूछो कि तराजू पे उन्होंने कभी तौल के देखा है कि हमारा दिल कितना बेकरार है, और प्यार करने के लिए दिल को कितना बेकरार होना चाहिए? बेटा वो जो करता है वही उसका जवाब दे सकता है। जब वो बेकरार रहता है उसका कोई पैमाना नहीं होता कि कितना बेकरार होना। लोग बोलते हैं प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, लोग अंधे हो जाते हैं, लोग ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो ये इसका कोई हार्ड फास्ट फार्मूला नहीं है कि इतने बेकरार हो जाओगे तो ये लड़की तुमसे पट जाएगी, और अगर इससे थोड़ी सी भी शिद्दत कम रही तो तुमको नहीं चाहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। केवल यहाँ सच्चे दिल से जो भी काम करोगे ना, उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। सर दुनिया तो सर आपके गाने सुनती है, आप किसके गाने सुनने पसंद करते हैं? मैंने बोला ना बेटा, मेरे 2 बहुत पसंदीदा राइटर हैं, मजरू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी। उनके गाने मैं बहुत सुनता हूँ, सुनने का मैं सबके गाने सुनता हूँ, शैलेंद्र से लेके साहिर साहब सबके गाने, मगर ये 2 मेरे फेवरेट हैं जिनको सुन के मैंने लिखना सीखा है। मैंने महसूस किया है कि नहीं यार इस तरह की शायरी मुझे करनी चाहिए। समीर साहब नमस्कार।
मेरा आपसे सवाल है कि हर कलाकार अपनी कला में हमेशा कुछ ना कुछ खुद का छोड़ना चाहता है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो हमारा यही एक कन्फ्लिक्ट रहता है कि हमारी कला में हमारा खुद का एक कुछ सिग्नेचर हो। लेकिन जब आप गाने लिखते हैं, आपके शब्दों के ऊपर एक जो संगीतकार है, जो कंपोज़र है, उसका एक लेयर आता है, उसकी पर्सनालिटी का। जो गाना गाता है उसका लेयर आता है। फिर जो गाना फिट होता है फिल्म में, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में फिट है और जिस तरीके से एडिट किया है, उसके भी लेयर्स आते हैं। तो कभी आपको अपने किसी गाने में लगा है कि यार अब इसमें मैं बचा नहीं हूँ, या कोई ऐसे गाने के बाद लगा कि हाँ ये वैसा ही बना है जैसा मैं चाहता था और वही इम्पैक्ट आया है इतने लेयर्स के बाद भी जैसा मैंने सोचा था? होता है बेटा, क्योंकि देखो ये जो 3 लोग होते हैं ना, राइटर, कंपोजर और सिंगर, ये तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमने लिख दिया वो कोई कमाल नहीं है अगर उसकी धुन उतनी अच्छी नहीं बनी है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुमको देता हूँ। मेरा लाइफ टाइम फेवरेट गाना है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। अब जिस शायर ने लिखा और जिस शिद्दत से लिखा, अगर कंपोजर मदन मोहन जी अगर उस शिद्दत से बनाए नहीं होते तो वो गाना वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ आज है, या उन्होंने बनाया भी उस शिद्दत से मगर लता जी अगर उस शिद्दत से नहीं गाई होती तो वो गाना वहाँ पहुँचता नहीं। तो जब जैसे खाना बनता है जब ना, तो खाने में हर चीज़ की इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है। एक नमक जैसी चीज़ अगर 19-20 हो जाए तो गाने का टेस्ट चला जाता है। तो ये गाने के नसीब में कई बार होता है कि कई बार हुआ है, बहुत बार ये गाना मैंने लिखा बहुत दिल से बट वो धुन नहीं बन पाई अच्छी, या कई बार एक कंपोजर ने कमाल की धुन बनाई मगर मैं उतना बेहतर उस पर लिख नहीं पाया। तो ये मिस्टेक होती रहती है। कई गाने होते हैं जिसमें सब का कम्बिनेशन 100% जब आ जाता है तब वो गाना लाइफ टाइम हिट हो जाता है गाना। समीर सर, एक जैसे बात इसने की कि धुन, कंपोजिशन, मल्टीपल लेयर्स ऐड होते हैं, तो हम लोग कुछ वीडियोस, आप आजकल क्या है कि पिछले 10 सालों में जब से यूट्यूब आया तो हमने वो फॉर्मूला भी देखना शुरू किया कि कैसे संगीतकार गीतकार साथ बैठ के एक गाने को गढ़ रहे हैं पूरी तरह से। तो ज़्यादा आसान क्या होता है, धुन सुनकर उस पर लिख पाना, या जब लिख कर आप संगीतकार को बोलते कि अब इस पर धुन बनाओ? तो बेटा ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत से लोगों के दिमाग में एक भरम भी है ये, कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार पहले गाना लिखा जाना चाहिए, क्योंकि धुन पे फिर ऐसा लगता है कि धुन सुनती है उसमें लफ्ज़ जो हैं आप डाल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, ये उल्टी सोच है। क्योंकि इसका एक और पहलू है कि जो धुन बनाने वाला है उसको जब आप लिख के दे देते हो तो उसके सामने एक फिक्स मीटर हो जाता है ना, कि जो आपने लिखा उसी में उसको धुन बनानी। तो ये आज़ादी होनी चाहिए, जो मैंने बोला ना, जैसे हम लोग जिस तरह से काम करते हैं कि अगर एक आदमी ने धुन अच्छी बनाई है तो उस पर आप लिख दो, और अगर आपने अच्छा लिखा है तो उसको उसकी धुन बनानी चाहिए। आसानी मुझे तो कई बार धुनों में ज़्यादा अच्छी इसलिए होती है क्योंकि जब एक धुन मिलती है ना तो एक माहौल मिल जाता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्को डांसर मैं लिख रहा हूँ तो डिस्को डांसर में अगर धुन नहीं मिलेगी, उसका डिस्को का बीट नहीं मिलेगा तो मैं उस पर कैसे गाना लिखूँगा। तो जैसे मान लो कोई शिवरंजनी का गाना है या दर्द भरा गाना है, तो जब उसकी ट्यून बन के मेरे पास आती है और जब मैं सुनने लगता हूँ ना तो मैं उस रंग में ढल जाता हूँ, फिर मैं उस माहौल में चला जाता हूँ कि यार ये ट्यून बोल रही है। और जैसे ही मैंने जीना शुरू किया उस ट्यून को, लफ्ज़ अपने आप बहने लगते हैं उसमें। तो मुझे तो ट्यून पे लिखना भी बहुत पसंद है, और वैसे तो मैं जो लिखता हूँ म्यूजिक डायरेक्टर उसकी धुन बनाते ही बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, इसी धुन और ट्यूनिंग की बात हो रही थी। हालिया दिनों में साउथ की फिल्मों का इन्फिल्ट्रेशन हिंदी मार्केट में भी हुआ है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ फिल्म के डायलॉग्स नहीं, फिल्म के गानों के धुन भी लिटरली कॉपीड ही होते हैं। उन्हीं दोनों पे काम करना होता है। जैसे आपने उस फिल्म की बात की ज़रा ज़रा, उस फिल्म, वो भी साउथ इंडियन फिल्म पहले बाई मतलब एग्जिस्टेंस है, तो उसमें अब मीटर बिठाने वाले में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उनके बोल कहीं से मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह का आपको कभी अनुभव हुआ है क्या? आपको बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। मगर क्या होता है ना, देखो जब जो लोग मास्टर है ना ट्यून पे लिखने वाले, उनको वहाँ तकलीफ नहीं होती। जिनको नहीं आता है ना वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनके लफ्ज़ एक बड़े छोटे छोटे होते हैं, बड़ा और टंग ट्विस्टिंग शब्द होते हैं, और फिर उनके कंपोजर धुन भी वैसी बनाते हैं। और हिंदी में उतने छोटे छोटे लफ्ज़ होते नहीं, मगर आप केवल उसके फील को ले लो, एकदम
कट टू कट आप उसको फॉलो मत करो, केवल एक धुन की रवानी को पकड़ लो और उस पर आप लिखोगे तो वो मैंने तो कितनी साउथ इंडियन डब फिल्मों के भी गाने लिखे हैं, कितनी साउथ इंडियन फिल्में जो रीमेक हुई हैं, जैसे राउडी राठौर मैंने जब लिखी है तो राउडी राठौर में वो जो गाना था गाड़ी मैं चलूँगा गाड़ी दुनिया चले पिछाड़ी, तो वो ओरिजिनल धुन जो थी वो वही थी, मगर उसको फिर मैंने अपने रंग से लिखा। मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई वही वर्ड टू वर्ड फॉलो करो। तो हम लोगों के लिए तो प्रॉब्लम होती नहीं, बट है तकलीफ तो है वो। अब आते हैं गॉसिप पे। एक गॉसिप बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं। कुछ गॉसिप लिखने वालों को लेकर भी है, क्योंकि कहा जाता है कि एक उन लोगों की इंटर्न्स की टीम होती है, वो सारा उनसे लिखवा लेते हैं, नाम अपना चस्पा कर देते। कितनी सच्चाई है इस गॉसिप में? ये सब केवल सुनने कहने की बातें, हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि अब हमारे यहाँ लिखने की जो परंपरा है ना, आप म्यूजिक डायरेक्टर के सिटिंग रूम में जाके लिखना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि डायरेक्टर बैठा हुआ, प्रोड्यूसर बैठा हुआ, वही सिचुएशन दी और वही म्यूजिक डायरेक्टर धुन बना रहा और वही मैं लिख रहा हूँ। तो ये फिल्म के गानों में ये कभी पॉसिबल है ही नहीं है कि आपका गाना कोई और लिख रहा है और वो आप लेके फिर वो एक दो चीज़ आप किसी से उठा के कहीं से लिखवा के डाल सकते हो, मगर जो लंबी इनिंग खेलने वाले लोग हैं या जो ज़्यादा अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो ये सब नहीं। जब आप ज़्यादा काम करते हो ना तो इस तरह की अफवाहें उड़ती हैं कि उन्होंने घोस्ट राइटर रखा है, वो बख्शी साहब के बारे में भी बोलते थे, मेरे बारे में भी बोलते हैं, लोग बोलते रहते हैं बेटा, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप शुरू से लास्ट तक के मेरे गाने सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये केवल मेरी स्टाइल है। जब दूसरे के लिखे गाने मैं डालूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यार समीर जी का रंग तो नहीं है, समीर जी का गाना तो नहीं लग। तो ये सब केवल अफवाहें हैं, इनमें सच्चाई कुछ नहीं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा कंपटीशन की बात पर कि आपने मतलब हम लोगों के लव एंथम, जैसे सौरभ सर ने बताया कि लव एंथम की पहचान आप हमारे लिए हैं, पर उस जनरेशन में कई ऐसे राइटर्स थे जो लिख रहे थे, तो कोई ऐसा गीत, कोई ऐसा गाना जो आपको फील होता है कि यार ये मैंने कैसे नहीं लिखा इतना बढ़िया? बहुत से गाने बेटा, जैसे बख्शी साहब के मैं कितने गाने, मेरा गाना उनका बड़ा पसंदीदा गाना, मैं आज तक सोचता हूँ कि अगर वो उस गाने का मैं कभी जवाब लिख पाऊँ ना। चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है, एक एक लाइन एक एक इतिहास है। पहले जब तो खत लिखता था कागज़ में चेहरा दिखता था, ये लिखना इतना मुश्किल है। ये जिस दिन आप गाना सुनोगे एक एक लाइन में आपको लगेगा वो मंज़र दिखता है, आपको वो दिखने लगता है कि आदमी कहाँ पे बात कर रहा है और विजुअल में क्या दिखना चाहिए। तो बहुत से गाने ऐसे हैं, एक दो गाना नहीं है। जैसे बजरू साहब का गाना, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे वो दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन। ऐसा लगता है एक आदमी डायलॉग बोल रहा है, गाना नहीं लिख रहा है। तो ये रवानी पकड़ना कि कोई ऐसी सिचुएशन जो मैं जो उस गाने के बात कर रहा था ना, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, ये उसी रवानी के आसपास की कहीं चीज़ थी। तो बहुत से ऐसे गाने, साहिर साहब के, शैलेंद्र जी के गाने कि दिल होता है कोई ऐसी कहानी मिले यार, ऐसा गाना लिखने का मौका मिले तो मज़ा आ जाए। और आज की जनरेशन में आपको कोई ऐसा लेखक नजर आता है? आज की जनरेशन में कोई ऐसा लिखने वाला नजर आता है कि नहीं यार ये बहुत बढ़िया लिख रहा है? सब अच्छा लिख रहे हैं बेटा, जितने लोग लिख रहे हैं ना, वे उनके साथ दुर्भाग्य ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। वो शिद्दत जो पहले जिस तरह से काम करते थे हम लोग, वैसा माहौल उनको नहीं मिल रहा है। बड़े कैपेबल बच्चे हैं, लिख रहे हैं, जितने भी लिख रहे हैं, बट उनको लिखने का एक तो फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती बोल बोल के कि यही लिखो, ऐसा ही लिखो। दूसरा वो कहानियाँ वैसी उनके सामने नहीं आ रही। आपको मुग़ल आज़म की कहानी मिलेगी तो आप लिखोगे ना कि जब प्यार किया तो डरना क्या, कि अब टपोरी पिक्चर बन रही है उसमें एक गाना लिखोगे आप, वो जब प्यार किया तो कहानियाँ नहीं मिल रही हैं उनको। मगर कैपेबल हैं जितने भी लोग लिख रहे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो बच्चे काम कर रहे हैं दे ऑल आर वेरी गुड। जनता के कुछ सवाल आए हुए हैं जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं। उसमें चिरंजीव एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपको महसूस होता है कि गीतकार एक से एक अच्छे गीत लिखते हैं? बहुत ज़्यादा फिल्में उनके गानों की वजह से भी हिट हुई और एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को प्रसिद्धि मिलती, कई बार सिंगर्स को बहुत प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन जो गीतकार होता है, जो मूल रचना कर रहा है, उसको वो प्रसिद्धि नहीं मिलती। वो प्रसिद्धि नहीं मिलती जो गीतकार। हाँ बेटा, है ये शिकायत है, और ये शिकायत को दूर करने में जो सबसे बड़ा अगर सहयोग कोई कर सकता है तो वो आप लोग हो, आवाम है।
लोग गाने सुन लेते हैं, सिंगर के बारे में पढ़ लेंगे, कभी किसी को ये नहीं होता कि ये पढ़े कि लिखा किसने है। जबकि फैक्ट ये है कि आप गा वही रहे हो जो लिखा गया है, मगर आपके दिल में कभी ये नहीं आया कि यार उस राइटर के बारे में भी समझो ये गाना लिखा किसने है। सोशल मीडिया होने की वजह से फिर भी हम लोग सोशल मीडिया पे हैं तो थोड़ा बहुत लोग जानने लगे हैं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था गाना गा रहे किसने लिखा, उनको कोई लेना देना नहीं। तो ये आप जब गाना सुनते हो तो ये ज़रूर देखा करो कि ये गाना लिखा किसने है, क्योंकि बहुत लहू बहाता है एक राइटर एक गाना लिखने में। जैसे आपने अभी बोला कि जैसे आप लोगों को पता था कि नाना नारे गाना जो है सर ने लिखा है, बता वही बोल रहा हूँ ना। देखिए बहुत से गाने, नाना नारे तो एक एग्जाम्पल है। उसके 4 बज गए ये भी नहीं पता था कि आपने लिखा है। दूल्हे का सेहरा भी किसी को पता नहीं कि इसीलिए लिखा। आपने जो है एनिमल फिल्म पे नाराज़गी जताई थी। वो तो टाइटल को लेके मैंने दिखाया कि अब नाम तक नहीं आ रहा है। इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट छपा था हमारे ज़माने में, तो हम लोगों का पहले पोस्टर लगता था बेटा। हमारी शर्त होती थी कि फिल्म के पहले हमारा पोस्टर लगेगा, उसके बाद फिल्म आएगी। म्यूजिक को तब इतनी इम्पॉर्टेंस दी जाती थी, हर कैसेट पे हमारी फ़ोटो होती थी। मगर आजकल ये हाल है कि फिल्म के और जब टाइटल चलता है तो उसमें नीचे कहीं ऐसी जगह नाम लिख दिया जाएगा कि किसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कि किसने लिखा। तो ये जो है कि वो हमारा हक है और उसके लिए हम बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हैं कि आपको प्रॉपर नाम जैसे पहले दिया जाता था। पहले केवल 3-4 लोगों का नाम आता था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, कैमरामैन, बस। अभी केवल प्रोड्यूसर डायरेक्टर के नाम के बाद बाकी सारे नाम काट दिए जाते हैं। इसको लेकर के आपने नाराज़गी जताई। अगला सवाल है कुमार का। वो कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि शीतल पांडे से समीर अंजान नाम रखने के पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की प्रेरणा कहाँ से मिली? पिताजी से? प्रेरणा कुछ नहीं बेटा, वो नाम ऐसा था कि सब लोग ये बोलते थे कि यार ये नाम ऐसा लगता है कि किसी बैंक या किसी कोई टीचर होगा उसका वो नाम है। ये शायरी इस नाम में कहीं है ही नहीं है। तो फिर वो बहुत कुछ डिस्कशन हुआ, बहुत सारे नाम आए। जब ये नाम आया तो मुझे अच्छा लगा कि यार सिंपल सा नाम है, इसको रख लो, बस वहाँ से रख लिया। और तो इसके पीछे कोई बहुत लंबी कहानी नहीं है। अच्छा, लेकिन आप लंबे समय तक मुंबई में रहे और अभी भी मुंबई में ही रह रहे हैं। बनारस, उसके अपने अंदर का बनारस बचा हुआ है, वो कभी मरेगा ही नहीं बेटा। बनारस क्या तो है बनारस आपके लिए? बनारस तो मुझे अभी भी कभी भी मौका मिलता है ना, आजकल बहुत कम फंक्शंस में मैं जाता हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने से घबराता हूँ थोड़ा। मगर बनारस में कोई छोटा से छोटा भी कार्यक्रम आता है तो मैं भाग जाता हूँ। मुझे अगर सच पूछो, दिल से अगर कोई पूछे ना, तो मैं सब छोड़ के बनारस में जाके बस जाऊँ, क्योंकि बनारस मेरी रूह में है कहीं। बनारस मेरी मातृभूमि तो है ही है, मगर बनारस को मैंने इतना जिया है अंदर। और वो शहर एक ऐसा शहर है कि जो भी बनारस में पैदा हुआ है और रहा है, वो दुनिया में कहीं चला जाए उसके दिल से बनारस जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ की आबो हवा में कोई जादू है, कोई जंजीर है जो बांध लेती है आपको। इसलिए आपके पिताजी जब मुंबई जाते हैं तो लिखते हैं खाई के पान बनारस वाला। हाँ, अरे उन्होंने एक ही किताब ज़िंदगी में लिखी, उसका नाम ही है मैं गंगा तट का बंजारा। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बनारस पे उन्होंने सबसे बेहतरीन गाने उन्होंने ही लिखे। अगला सवाल ये कुछ अनजान नाम से है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें इन्होंने कहा कि क्या आपको मैं लड़की पोपो जैसे गाने लिखने का कोई पछतावा है, या फिर गाना लिखने के पीछे डायरेक्टर की तरफ से प्रेशर था? ये आपका कोई गाना है जो लड़की पोपो? मैंने वही कहा ना बेटा, ये जब लोग बोलते हैं कि आपने लिखा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मुझसे गलत सवाल मत पूछो। मैं तो लिखता ही नहीं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, जब मैं लिख रहा था तो मैं नहीं लिख रहा था, वो एक कूली लिख रहा था। उस कूली की भाषा वही थी, क्योंकि कूली जो है वो ये थोड़ी गाएगा कि जिन्हें हिंद पे नाज है वो कहाँ है। अरे भाई, उसकी तो वो टपोरी आदमी, उसकी तो भाषा वही होगी ना। तो सिचुएशन और किरदार जब ऐसे मिलते हैं तो हमको ऐसे गाने लिखने पड़ते। एक सवाल है कि एक बार आप कपिल शर्मा शो में आनंद और मिलिंद के साथ आए थे और आपने उस एपिसोड में उनसे काम मांगा था। ऐसा क्यों हुआ था? क्या आपको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था या काम की कमी थी? किससे मांगने आए थे? आपने शायद कपिल शर्मा शो में ऐसा कुछ सवाल पूछा था क्या कि काम मांगा था? हाँ, नहीं, मैंने कहा कि लोगों के दिमाग में जो ये बात घर कर गई है ना
कि यार अब समीर जी से वो गाने नहीं लिखे जाएंगे या समीर जी अब वो नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। जो कमबैक करना जो होता है ना, बहुत मुश्किल होता है बेटा। संघर्ष करके आगे आना तो ठीक है, बट एक बार आप उरूज पे पहुँच जाओ और उसके बाद फिर ढलान से ऊपर जाने की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे आज एक आशिकी और एक दीवाना दे के आप लिखवा लो, और अगर वो पिक्चर का म्यूजिक सुपरहिट नहीं हो तो मैं उस दिन रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दूँ। अच्छा, आपने तो मतलब बहुत सारे गीत लिखे, हमारे सारे लगभग सवाल पूरे हो गए। मैं चलते चलते आखिर में ये पूछ लेता हूँ आपसे कि जैसे आप जब मोहब्बत पे लिखते हैं तो आप तुम मेरी बाहों में हो, वो बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है, बहुत इंटेंसिटी के साथ लिखा गया है। फिर आप लिखते हो कि पहली पहली बार मोहब्बत की है, वो सिर्फ तुम फिल्म का तो जिक्र ही नहीं हुआ, पूरे आपने इतने सारे गाने लिखे, इतनी सारी फिल्में हैं कि सबका तो एक इंटरव्यू बेटा उसका दिलबर दिलबर गाना तो मतलब सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर गाना था और रिक्रिएशन का सबसे बड़ा हिट गाना हुआ। और आप कई बार गानों में इतना ज़्यादा अंदर इंटेंसिटी के साथ घुसते हैं कि लिख देते हैं कि जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियाँ कलाई में। देखो वो गाना जो उसका था क्लाइमेक्स, पूरे क्लाइमेक्स को मैंने एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया था उस गाने में, सिर्फ तुम के ही गाने में, कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो जब उस कैरेक्टर में आप जाते हैं तो वो लड़की का पेन मैं महसूस कर रहा था कि ये अब मोहब्बत की उस मोड़ पे है कि अगर ये नहीं मिली ना तो इसका जीना मुश्किल है। तो ये कहानियाँ उस माहौल में लेके चली जाती हैं मुझे। लेकिन इन गानों, मेरा सवाल इस पे दूसरा था कि ये आपने तब सोचे, लिखे, गाए और आपके लिखे गाए लोगों ने, लेकिन अब एआई का ज़माना आ गया है और आपने देखे होंगे कि एआई के ज़रिए आवाज़ निकाल दी जाती है, आवाज़ बना दी जाती है, और आप उसको कैसे देखते हैं एआई को? देखो एआई सब करेगा, एआई के अंदर दिल नहीं है जो धड़केगा, एआई के अंदर वो समीर नहीं है जिसने जिया है, जिसने प्यार किया है, वो जज्बा नहीं एआई लेके आएगा बेटा। एआई कुछ भी ला सकता है। वो जो बहुत खूबसूरत किसी का शेर है, ये किसी ने बहुत खूबसूरत शेर लिखा है कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज़ कहाँ से लाओगे। तो वो जो है वो एआई नहीं कर सकता, तो हमको कोई डर नहीं है। हम कई बार हम खुद भी जाके एआई से बोलते हैं कि भाई समीर स्टाइल के कुछ गाने लिख के भेजो, वो जो भेजता है मैं समझ जाता हूँ बस एआई यहीं तक है। इसके आई हमको जो क्रिएटिव पीपल हैं ना उनके लिए एआई से कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि जो टेक्निकल लोग हैं वो तो कह रहे हैं भाई उनको तो बहुत हेल्प होती है एआई से, उनका काम थोड़ा आसान हो गया, काम में रफ्तार थोड़ी ज़्यादा आ गई। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अमूमन बात ख़त्म होती है तो ख़त्म ही हो जाती है, पर कुछ एक दफ़ा ऐसा भी होता है कि बात जब ख़त्म सी हुई लगती है तभी हज़ार बातों के गुल खिलने लगते हैं। ये बातचीत कुछ ऐसी ही खुली खिली है क्योंकि हमें पता है कि हम और आप इस बातचीत को सुनने के दरमियान और उसके बाद कितने ही गानों को नए सिरे से सुनने और गुनने वाले हैं। संत कवि कह गए हैं सहज पके, तो मैं आज के हमारे जो मेहमान गीतकार हैं उन्हीं के लिखे से अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि गीतकार वो बड़ा होता है जो लिखे तो सबको लिखे, सबको लगे कि जो मुझे लगी है वो इसने कही है, ये महत्वपूर्ण है, और तब वो गीत बड़ा बनता है। मन ये साहिब जी जाने हैं सब्जी फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाबी जी देखे हैं सब्जी फिर भी न समझे इशारे। और इसमें आखिरी में कवि कहता है सुर्खियां हैं हवाओं में दो दिलों के मिलने की, अर्जियां हैं नज़ारों में लम्हा ये थम जाने की, कैसी हुजूरी जी ये लब दिखलाए, चुप्पी लगा के भी गजब है ये ढाए, धीरे धीरे नैनों को धीरे 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 हम शब्दों की इस दुनिया को समझने का जतन करते रहेंगे। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तमाम शब्दों के परों पर बैठकर आप भी जादू की दुनिया में भरपूर गोते लगा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। देखते रहिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। थैंक यू वेरी मच।